मेरे जो क्या एकदम सही है कि इन्वायरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी चीज़ें जो फ्यूचर में चाहिए विदाउट टेक्नोलॉजी इज नॉट पॉसिबल। जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है शायद आपको तो अपन जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं मैं आपको डायरेक्टली लिंक बताऊँ इन्वायरमेंट से कैसे लिंक है। बिकॉज विदाउट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिफिकल्ट नाउअडेज का कुछ भी अगला कर सकते हो। क्योंकि एजुकेशन में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से टच है। काफ़ी सारे ऐप्स बन गए हैं, जूम क्लास बन गई है, ऐसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब कर देख सकते हो। लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ कि मैं हमारे पास समीर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ पर मैं सिद्धार्थ देवा मैं प्रॉपर रत्नाम ही हूँ। तो रत्नाम से स्कूलिंग शुरू कर करिए 9 years IT एक्सपीरियंस है। IBM, मास्टरकार्ड, बार्कलेज, वेस्टर्न बैंक एंड हॉबी पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी सारी पोजीशन है उसमें भी मैंने पढ़ाया है। पर प्राइमरी रोल तो IT एक्सपर्ट एंड ऑलमोस्ट 9 years में 5 years मैंने बार्कलेज, IBM, मास्टरकार्ड के इंटर्न पैनल पे रहा हूँ। तो मुझे वो काफ़ी एक्सपीरियंस है कि जो स्टूडेंट कॉलेज से पास होता है और इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसमें एग्जैक्टली कैसे है। मोटो ऑफ द टुडे सेशन इज दैट कि मैं अपने सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका वो गैप कम सकूँ। जितना मेरा नॉलेज है जितना आपको गैप है उतना मैं कम से कम कर सकता कि जो स्ट्रगल शायद तमीरों मैंने करा है हमारे इनिशियल करियर में वो मेरे सिटी के स्टूडेंट्स को कम से कम करना पड़े। दैट इज द ओनली मोटो ऑफ द सेशन, नथिंग एल्स। There are some latest trends going on in the markets. I will link to almost every of the technology with the environment as well. We will see the artificial intelligence how will help to environment as well. Virtual VR जो है, virtual reality how it will help to environment as well. Cloud computing, there are some others, cyber security and blockchain. Cyber security आजकल सब लोग इस चीज से भी काफी ज़्यादा टच में है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। ब्लॉकचेन एक ऐसा है जो कि एक नया जो टॉपिक है जो इन्वायरमेंट से लिंक नहीं करेगा बट इट विल हेल्प यू इन द बैंकिंग इंडस्ट्री एंड करेंसी। आई विल टेल यू दैट सम न्यू ब्लॉकचेन्स जस्ट वी नो द रुपीस डॉलर व्हिच आर करेंसी द डिफरेंट करेंसी गोइंग ऑन द बिटकॉइन इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय एनी गवर्नमेंट। आई विल गिव यू every topic. Okay, the next one is artificial intelligence. What is artificial intelligence? Let me tell you. ऐसी मशीन जो ह्यूमन की तरह सोच सके, दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेफिनेटली लेट मी लिंक विद these words how environment help you and where is the artificial intelligence come in the picture. हम लोगों ने सबने खेती देखी है कि खेती कैसे होती है, ट्रैक्टर चलता है, ह्यूमन बीइंग ट्रैक्टर चलाता है, ड्राइवर रखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो मैंने खुद ने एक एग्जाम्पल देखा है या जो जहाँ मैंने खुद ने भी काम के साथ देखा हुआ है, खेती विदाउट ह्यूमन की फार्मिंग हो रही है, एक भी किसान की जरूरत नहीं है और विद बेस्ट वे ऑफ टेक्नोलॉजी उसकी खेती करी जा सकती है। एंड द नेक्स्ट वर्ल्ड विल बी यू विल सी नेक्स्ट 10 years इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। यू विल सी डेफिनेटली कि हमारी खेती जो है काफ़ी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होगी। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हम लोगों ने जब अब तक सुना था कि जैसे रोबोट भी काम होता है, रोबोट मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है जो कि रोबोट, बट रोबोट के अलावा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आपकी ट्रैक्टर्स जो है वो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानना पड़ेगा कि खेत इतना से इतना बड़ा है तो वो ऑटोमेटिकली उतना ही खेती करके देगा आपको। एडवांटेज दुनिया को क्या होने वाला है, आपकी खेती ज़्यादा परफेक्ट है। वन मोर एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, जैसे कि हम लोग खेती में पानी डालते हैं, समटाइम क्या होता है हम लोग खेती में ज़्यादा पानी डाल देते हैं, ज़्यादा नमी होने से सब्जियाँ खराब हो जाती है। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से कितनी नमी है मिट्टी के अंदर, कितने पानी की जरूरत है, उतना ही पानी उस मिट्टी को दिया जाएगा। उससे प्रोडक्शन होगा खेती का वो बहुत हेल्प करेगा। नाउ अगेन हेल्प टू एनवायरमेंट इज वेरी इम्पोर्टेंट। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई विल टेल यू, मतलब मेरा 10 साल का कोर्स एक्सपीरियंस होने वाला है। आप 2030 के आसपास सारी जॉब ऑलमोस्ट 50% जॉब टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देगी, बिकॉज हर कोई चाहता है कॉस्ट कटिंग इन द इंडस्ट्री। ठीक है, नाउ यदि कोई काम परफेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है तो फिर कंपनी सोचती है यस मेरी कॉस्ट इफेक्टिव है, मैं यही काम करूँ। नाउ सबसे पहले फिर माइंड में आता है क्या हमारी जॉब कम हो जाएगी। जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लोग बात करते होते हैं फिर तो मेरी जरूरत ही क्या पड़ेगी, सारा काम रोबोट कर देगी, मशीन कर देगी, तो फिर हमारी जरूरत ही क्या है, हमारी जरूरत उसको बनाने में। दिस कम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कम द पिक्चर, बिकॉज कोई तो उसको बनाएगा ना, कोई तो उसके अंदर प्रोग्रामिंग करेगा, कोई तो एट द एंड तक आपको मैन पावर चाहिए उसको बनाने के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस टाइप की पिक्चर अच्छे से आ जाती है। यदि जॉब का आंकड़ा देखेंगे तो फ्यूचर ऑफ जॉब रिसर्च यदि 70 मिलियन जॉब होगी 2030 तक, 70 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है।
तो आप सोचो कि इसका मतलब है कि वर्ल्ड वाइडली आप 10 से 15% की जॉब जो है सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट फ्यूचर में पे नाउ इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मैं कहता हूँ कि डॉक्टर बनोगे तो भी आपको टेक्नोलॉजी की आपको हेल्प चाहिए ही चाहिए। इवन आज के टाइम में डॉक्टर जो ऑपरेशंस करते हैं समटाइम कुछ ऑपरेशंस तो मशीन के थ्रू होते हैं, डॉक्टर इन्वॉल्व ही नहीं होता है, डॉक्टर जस्ट ऑब्जर्वर होता है कि यार इसका हार्ट सर्जरी हो रही है ठीक से मशीन कर रही है नहीं कर रही है, एंड वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। तो चाहे डॉक्टर हो, फार्मिंग हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, एनी इंडस्ट्री, इवन लॉयर इंडस्ट्री, इट विल आल्सो इन्वॉल्व द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट 10 years मैक्सिमम, जहाँ पे आपको ये एडवाइस इसीलिए मिलेगी कि आप पे ये लीगली केस हुआ है, जैसे देयर आर व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज वेज। तो आफ्टर 10 years कोई ऐसा एरिया नहीं बचेगा जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको दे रही ड्राइविंग ड्राइवरलेस कार्स, ये फ्यूचर है। इंडिया में अभी नहीं आया, थोड़ा टाइम लगेगा, आप 5-6 साल लगेगा कि ड्राइविंग लेस कार्स दिखने लग जाएगी। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मूव है। तो गाइस थोड़ा सा इसको देखिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसको कैसे बनाते हैं। अब कभी बोलते हैं बहुत बड़ी चीज़ है, मैं 12th में कैसे करूँगा। क्योंकि यार मेरे कुछ दोस्त हैं कॉलेज में जिन्होंने 12th में ही बनाया था कि कीबोर्ड से लाइट स्विच ऑफ स्विच ऑन करना, और ये बात नहीं यदि कोई स्टूडेंट को 12th में फिजिक्स आती है और थोड़ा अच्छा गाइडेंस मिल जाए कि ये कैसे करते हैं, तो वो 12th या फर्स्ट ईयर से कोई काम कर सकता है कि लैपटॉप के कीबोर्ड से स्विच ऑन स्विच ऑफ करना। जब अपन लोग को लेजी की बात है या अपन पढ़ाई कर रहे हैं, बंद करना है, तुरंत उठेगा लैपटॉप से बंद करो लाइट, कितना यूजफुल कन्वीनियंट लगता है यार, लैपटॉप से बंद करो सुधा फटाफट। तो ये सब चीज़ें करी जा सकती हैं एंड यू विल सी आर्टिफिशियल विल हेल्प यू एंड प्लस आल्सो स्टार्ट फ्रॉम दिस एज एज वेल। नथिंग इज दैट इंजीनियरिंग के बाद ही करना है या 12th के बाद ही करना है, जस्ट उस टाइम थोड़ा सा गूगल यूट्यूब करोगे, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ोगे तो ये मानता हूँ इट्स नॉट लाइक फार्मिंग करना, बढ़कर की लाइट्स बंद करना, मम्मी का मिक्सर बंद करना, ये सारी चीज़ें अपने फ़ोन से लैपटॉप से कर सकते, थोड़ा बहुत स्टडी करके इवन काफ़ी सारे आपके टूल बने हुए भी हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, क्योंकि मोर रिलेटेड इस एज ग्रुप के लिए वो है ये फॉर्मिंग मतलब IoT। ना IoT आज की दुनिया में मेडिकल इंडस्ट्री में सब बहुत ज़्यादा चलता है, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, मतलब जो चीज़ें डिवाइसेस इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। जैसे एग्जाम्पल मेरे खुद की लाइफ में जो डे टू डे एक्टिविटी में मैं पिछले 8 महीने से काम में हूँ, ठीक है। अब मेरे घर की सिक्योरिटी मेरे लिए कंसर्न है कि यार सब कुछ सेफ है या नहीं, तो मेरे वहाँ का कैमरा है जो मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है, इट्स IoT जो कि इंटरनेट के थ्रू चीज़ें कनेक्टेड है। अब मैं पुणे रहता हूँ, मेरे फादर ने टैबलेट टाइम पे ली है या नहीं ली है, तो उसके लिए भी IoT डिवाइसेस थे। एंड मैंने एक कंपनी के लिए IoT डिवाइस पे काम करता था, जहाँ पे ये होता था कि जिनके पेरेंट्स सिंगल रहते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी के बच्चे हैं जो दूसरी सिटी में रहते हैं, पेरेंट्स अकेले सिटी में रहते हैं, तो उन लोगों ने बाथरूम के बाहर एक सेंसर लगाया था, जिससे कि मालूम पड़ जाता था कि उनके पेरेंट्स जो बाथरूम में गए कितनी देर हो गई, गिर तो नहीं गए, उनके ब्रेसलेट्स पे हाथ में रहते थे, इसीलिए जब से गिरते थे उससे गिरने से मालूम था मेरे पेरेंट्स जो है गिर गए हैं एक हाई मोशन से, तो उससे अपना उनको अलर्ट आता था कि यार ये मतलब कुछ तो हुआ है, जोर से गिर गए, हो सकता है कि वीडियो कर रहे हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी आपको देखा होगा मेडिकल थिंग्स में IoT का जो यूज़ है वो हम लोगों ने स्मार्ट वॉच देखी है, जो कि स्मार्ट वॉच जो होती है आपके फ़ोन से कनेक्ट होती है, आपकी पल्स रीड करती है, सब कुछ बीपी बताने लगे या थोड़ी बहुत। IoT का यूजफुल ठीक अच्छा है, मतलब कि आपके एक कंप्यूटर से काफ़ी सारे डिवाइसेस कनेक्ट करना, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना और उसको फिर यूटिलाइज करना। मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ काम करता था, हमारी फेसबुक ऐप सब लोग यूज़ करते हैं। हमारी फेसबुक ऐप में स्पीकर होता है ना, माइक्रोफोन होता है, हम जो भी बात करते हैं वो सारी बातें फेसबुक रीड सुन रहा है। एंड आप जो आप ऑब्जर्व करना, हमने यदि घर में बात करी कि यार हमें लैपटॉप खरीदना है, आपके पेरेंट्स से बात कर रहे हो, कुछ घंटों बाद आपके फेसबुक ऐप पे वो ऐड देखना शुरू कर देते हो, जबकि आपने कहीं किसी को कुछ नहीं बोला है, आपने आपके पेरेंट्स से बात करी, मुझे लैपटॉप खरीदना, ये कॉन्फ़िगरेशन खरीदना, ये करना है, सडनली आपके फेसबुक ऐप पे आपके गूगल पे वो ऐड आना शुरू होता है। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि आपकी फेसबुक ऐप आपकी बातें सुन रही है। एंड ये सच है, इसलिए थोड़ा सा एक अपना टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी, उसमें मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि हम कहाँ गलती यूज कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन यूज करने में भी, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गलती भी कर रहे हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन लीक भी हो रही है। साइबर सिक्योरिटी कम इन द पिक्चर। IoT का अच्छे यूजेस मेडिकल थिंग में जो मैंने खुद
ने डेवलपमेंट करा है, विंडोज में काम करा है, लोगों ने टैबलेट्स ली है, ये टैबलेट्स की कैलकुलेटिंग करते हैं, फॉल्ट डिटेक्शन के काफ़ी होती है। अभी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं आप देखेंगे क्योंकि हमारा पास फ़ोन आ चुके हैं, सबके पास स्मार्टफोन आ चुके हैं, अच्छे से सब लोग स्मार्टफोन ढंग से यूज़ कर रहे हैं। तो लोगों ने सोचा कि जितनी दूसरे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको अब फ़ोन होने लगते हैं। एक बेस्ट एग्जाम्पल जो मेरे कलीग काम कर रहे थे, जिसमें वो चाबी घूमने की घूम जाने काफ़ी आदत पड़ी, कहीं चाबी रख देती है मिल नहीं रही है ना, चाबी का अंदर IFR करके डिवाइस लगने लग गया है जो कि आपके फ़ोन से कनेक्टेड है ना। फ़ोन पे जैसे बोलोगे यार वेरीफाई चाबी, तो चाबी जहाँ पड़ी हुई होगी उसके अंदर एक साउंड आने लग जाएगा। तो घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है चाबी ढूंढना, वो प्रॉब्लम भी आपकी IoT से सॉल्व करी जा सकती है। धीरे धीरे ठीक है, अभी कॉस्ट ज़्यादा है, बट धीरे धीरे जब कॉस्ट लो हो जाएगी तो अपने हर एक घर में वो डिवाइस पहुँच जाएगी, आपकी चाबी ढूंढने का लॉजिक है वो भी कम हो जाएगा। डिजिटल लॉक्स हाँ, कुछ आजकल कार जो है जो फ़ोन से ही खुल जाती है, तो वो भी IoT है। एनीथिंग जो भी इंटरनेट या किसी नेटवर्क के थ्रू जो कनेक्टेड है वो IoT है। एंड जो तनवीर कह रहा था कि हम लोग काफ़ी लेजी होते हैं, एंड वो लेजी और IoT जैसे लिंकिंग, ये ध्यान रखिए कि चाबी याद नहीं रखना, इट्स IoT। पिता को मैंने खुद दिया, मेरे पिता वहाँ रहते हैं, मैं वहाँ रहता हूँ, तो मेरे पिता की जो गूगल लोकेशन है वो मेरी गूगल लोकेशन पिता को रहती है। इसकी डिसएडवांटेज भी है कि मेरी गूगल लोकेशन मेरे फादर को रहती है उससे। तो चीज़ सब कुछ IoT पे धीरे धीरे आपकी हर चीज़ आपकी, इवन आपको सामने देखा था, मैं एक टैबलेट लेने गया, वो डॉक्टर ने जिसे लिखा था उसको नहीं पढ़ पाता, तो मेडिकल वाले ने वो कुछ वर्ड्स मिले उसको ऐप में डाला और उसने बताते इनमें से पॉसिबिलिटी 4 दवाइयों से हो सकती है, अच्छा आपको बीमारी क्या है, बेटा यार मुझे सर दर्द, फिर तो यही हो सकती है ना, ये लिख दो। आप सोचो कि मेडिकल वाला भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IoT से कितना लिंक है। ट्रस्ट मी गाइस, और ये पता ये काम है ना यंग जनरेशन नहीं कर सकती। आप सोचो कि 40 साल 50 60 साल का इंसान वो करेगा, नहीं, वो नहीं कर पाया। क्यों? कैपेबिलिटी इशू नहीं है, जो थिंकिंग एरिया है, यार ये भी जरूरत है। ये है ना हमेशा यंग जनरेशन में ही पॉसिबल है। ये 45 50 60 के लिए कैपेबिलिटी का इशू नहीं, थिंकिंग का इशू है। क्या वो लेजीनेस सोचना या वो यूजिबिलिटी सोचना कि कॉलेज स्टूडेंट क्या जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे क्या जरूरत है, तो वहाँ IoT का बहुत बड़ा रोल है। और जॉब पर्सपेक्टिव से जितना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है उतना ही IoT का, क्योंकि ये मोबाइल अपनी दुनिया अपनी लाइफ से अब नहीं जाने वाला है। अब ये अपनी बॉडी का पार्ट है, जैसे अपने हाथ है वैसे पाँव है, वैसा ही अपना मोबाइल एक हिस्सा है बॉडी का, और ये लाइफ में रहेगा और इससे चीज़ें जुड़ेगी और इससे जॉब बढ़ेगी। कोई आप चिंती बात नहीं, मुझे पता है कि मेरे पूरे घर में सिक्योरिटी क्या है, लॉक प्रॉपरली है नहीं दी, मैं यहाँ से दे सकता हूँ, तो ये यूजिबिलिटी है। तो ये नेक्स्ट वर्ल्ड है इंडस्ट्री में, बहुत सारी जॉब अवेलेबल है, सिर्फ जो चीज़ की कमी है वो अप्रोच की, या मुझे ये करना है। तो जस्ट सोचो, थोड़ा गूगल करो, थोड़ा पढ़ो कि IoT क्या क्या नई डिवाइसेस आई है, जॉब्स बहुत सारे। और दस में ये वेट मत करो कि यार मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, साइंस स्टूडेंट हूँ या मैथ स्टूडेंट हूँ, नाउ वो टाइम जा चुका है। जस्ट थोड़ा सेल्फ स्टडी करिए, वो भी आपको हेल्प करेगा। और मैं बताता हूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी दोस्त हैं जिन्होंने 12th पास के बाद कोई एजुकेशन नहीं करी, कोई एजुकेशन नहीं करी, बट दे मूव किया, मुझे 5 साल बाद ये जॉब करनी थी, वो पार्ट टाइम जॉब करते थे, अपनी एजुकेशन करते थे, ठीक है। नॉर्मल अच्छे लेवल पे अच्छी खासी प्रोग्रामिंग करते हैं, जितना अपने बीटेक में एमटेक का लोग नहीं करते इंडिया में। तो सिर्फ ये कि अपने में कल्चरल इशू है कि नहीं, हमको जो है 12th के बाद बीटेक करना जरूरी है, हमको यही मैथ्स की बुक पढ़नी है, फिजिक्स की बुक पढ़नी है, यही प्रोग्रामिंग पढ़नी है। तो यदि आप एक बड़ा एम है तो जस्ट टारगेट करो अपना एम, क्या मुझे इस टाइप का जॉब करना है। उस टारगेट के लिए और एक बात अच्छी हुई है, मेरे टाइम में अपने टाइम में पता है थोड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। जब से जियो आया है इंडिया में, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। दुनिया का पहले 2 GB के लिए हम लोग 15 पैसे देते थे, 2 GB पर डे अवेलेबल है, तो आप लोग यूट्यूब गूगल से कितना भी पढ़ सकते हो। एंड उसके बाद भी काफ़ी सारे पुराने फ्रेंड्स मिलने लगे हैं, तो पूछ सकते हैं कि ये इंडस्ट्री में स्कोप क्या है। एंड इसके लिए गाइस फ्रेंकली मैं अवेलेबल हूँ, यदि किसी स्टूडेंट को ये चाहिए कि यार सदार यहाँ पे ये काम का है, मैं इसके लिए भी क्या पढ़ूँ। हो सकता है कि सब टाइम आपको आंसर उस टाइम में नहीं दूँ, बट मैं डेफिनेटली होगा उस टाइम में प्रॉपर रिसोर्स ढूंढ के उससे आंसर ला के देता हूँ। ये मेरा खुद का नेचर। आपको कुछ लगता है कि यार मुझे करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैं कैसे करूँ, तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, बट स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट रीडिंग इट, गो फॉर यूट्यूब, गूगल, अलग अलग लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे अलग चीज़ें पढ़ सकते हो।
Now IoT is the next thing. Artificial intelligence and IoT. Mobile devices IoT actually. तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो यार 28% की जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 तक। जो हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा टाइम लगेगा मैच्योर होने में, जितना हम सोच रहे हैं कुछ लेवल मैच्योर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2030 तक अपन लोग देखेंगे जॉब्स काफ़ी मिल जाएगी। 2025 जो कि आप लोग इस एज ग्रुप में 2025 तक आप लोग जॉब करना स्टार्ट कर देंगे, तो IoT और AI जो है वो नेक्स्ट इंडस्ट्री काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल है, इंटरेस्टिंग जॉब्स अवेलेबल है। ट्रस्ट मी। वर्चुअल रियलिटी इसको प्रॉपरली लिंक कर सकते हो आप इन्वायरमेंट से। मैं वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जो कि रियल नहीं है बट फिर भी आपको रियल फील होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अपनी ही क्लासरूम का। जैसे हम लोग समझ यहाँ पे आए, कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी दूर हैं बट उनको नहीं आ पाए, उनका प्रेयरली अवेलेबल नहीं है, तो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू जो खाली सीट्स वहाँ अवेलेबल है वहाँ पे वो बैठ सकते हैं। तो उसके लिए अब लोग बोलते हैं इसके ऑनलाइन क्लासेस भी तो है, क्या जरूरत है वर्चुअल रियलिटी की, तो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल। बट यदि वो स्टूडेंट वहाँ नहीं बैठा हुआ फिर भी वो बैठा हुआ है, तो उसको जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट मिलता है, उसकी जो फीलिंग होती है, उसकी वेव्स होती है ना, वो भी वो फील कर सकता है। भाई इसी साल में IIT का वो नहीं हो पाया था, इनोवेशन नहीं हो पाया था, तो उसके लिए पूरी बैच जो है ना वर्चुअल रियलिटी के थ्रू वहाँ पर अटेंड हुई थी। आप सोचो कि यार एक भी स्टूडेंट को ट्रेवल नहीं करना पड़ा, फंक्शन भी हुआ, सेमिनार हुआ, सब कुछ हुआ, जब लोग फिजिकल नहीं थे फिर भी थे। तो अब इसको एनवायरमेंट से लिंक कैसे कर सकते हैं? इतनी कार ट्रेवल नहीं हुई, इतना पॉल्यूशन नहीं हुआ, इतने फ्लाइट्स इधर से उधर नहीं हुई, इतना सब कुछ बचता है। आपका इकोनॉमी एकदम चीज सोचो कितना पैसा बचा है सबका, तो वो वर्चुअल रियलिटी। अब सोचता है वर्चुअल रियलिटी सिर्फ गेम नहीं है। आपको बताऊँ, अब एरोप्लेन कोई सीखता है पायलट, तो उसको फर्स्ट डे तो एरोप्लेन उड़ाने नहीं दे सकते क्योंकि एरोप्लेन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो उनके लिए वर्चुअल रियलिटी टाइप की चीज़ें होती है जहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करा जाता है जहाँ पे वो ऐसा लगता है कि प्लेन उड़ा रहा है, सारे हवा डायरेक्शन सब कुछ सेम सिमुलेट कर देते हैं, सब कुछ सेम। तो जब तक वो पायलट उस वर्चुअल रियलिटी की जो प्रोसेस पुरानी चीज उसको पास नहीं कर लेता, जब तक तो प्लेन तक पहुँचता भी, उसको टच करने की परमिशन भी नहीं है, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। और एक्चुअली डिफेंस के जो होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हाई होती है, उसके तो पॉलिटिक्स वगैरह में उसकी कॉस्ट वगैरह राफेल वगैरह सब न्यूज़ सुनी उस बारे में। तो वर्चुअल रियलिटी कॉस्ट बचाने के हिसाब से, नया फ्यूचर के हिसाब से आप देखेंगे बहुत एडवांटेज है, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, काफ़ी सारे काफ़ी गेम खेलता है वर्चुअल रियलिटी, शो के हम जान सकते हैं लोग गेमिंग इंडस्ट्री में अच्छे से हमारे वर्चुअल रियलिटी मार्केट में जॉब्स काफ़ी सारे अवेलेबल है। एंड पता है ये वाली फील्ड भी कैसी है ना, स्पेशली गेमिंग फील्ड जो वर्चुअल रियलिटी में, अब ये भी ना एक यंग जनरेशन वाला ही कर सकता है जिनको फिजिकल एक्टिविटीज वाले गेम पसंद थे। जब अंडर 20 एज में थे, 23 एज में 22 में आपने इंजीनियरिंग पास करी, नाउ आप उसी गेमिंग इंडस्ट्री में हो, तो आप ऐसा फील करोगे क्या मैं जो अपने स्कूलिंग में कर रहा था वही मैं अभी कर रहा हूँ, जस्ट थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो गई है। एंड स्पेशली बैंकिंग इंडस्ट्री में मैं काफ़ी बैंकिंग इंडस्ट्री से लिंक कर पाता हूँ चीज़ों को, क्योंकि मेरा बैंकिंग डोमेन 9 ईयर्स का। बैंकिंग इंडस्ट्री में अभी कैसा होने लग गया है कि चाहते हैं कि हम लोग कम से कम जगह आप जाएँ, आप हमारी एक वर्चुअल ऐप रख लीजिए, ठीक है, आप मुझसे वहीं से कम्युनिकेट कर लीजिए, हमारी ब्रांच बताइए। तो ब्रांच खोलने की जो कॉस्ट है ना वो बैंक की बहुत बड़ी है। बैंक चाहती है कि हमारी कॉस्ट कैसे कम हो जाए, एट देन कंपनी से कैसा कॉस्ट कम हो जाए, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाए, ये दो उनके मोस्टली एम रहते हैं। तो वर्चुअल रियलिटी को बैंक से काफ़ी जोड़ने की कोशिश करने लगे हैं। यदि इसके पीछे वाले हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हैं तो उसमें भी आप देखोगे तो रोबोट्स भी अवेलेबल है। एक और जो है बैंकिंग से एक बात को लिंक कर सकते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि एक बार हम लोग किसी बैंक के ऐप पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे चैटिंग और आप उससे हेल्प मांगते हो अपने चैट पे ना, तो यार यदि सोचो हर पर्सन यदि एक पर्सन से ही चैट करेगा तो SBI के तो पता नहीं कितने कस्टमर हैं, तो उसने चैट करने में महंगे पड़ जाएंगे, उसके हाफ से महंगे पड़ जाएंगे। बट राइट नाउ आज की तारीख में कोई भी चैटिंग एप्लीकेशन जिससे आप हेल्प मांगते हो वो एक मशीन है पीछे, वो ह्यूमन बेबी नहीं है। तो ह्यूमन कब आता है जब आप बोलते हो कि नहीं यार मुझे तो बात करनी थी, मेरी प्रॉब्लम जो है वो क्यूरी से सॉल्व नहीं हो रही है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में भी वर्चुअल रियलिटी का सेगमेंट में कस्टमर घर बैंक नहीं आना पड़े, ब्रांच मैनेजर को वहाँ नहीं जाना पड़े, वहाँ पे यूज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जो एग्जाम्पल दिया वो भी अच्छा यूज है।
रियलिटी को एक बार एटलीस्ट नहीं तो यूज़ करना शुरू करो, ताकि जब यूज़ करोगे ना तो उसका फील आएगा, और फील आने पर आपको खुद उसमें सोचना मैं इसमें सुनाया करता हूँ। एंड जब यूज़ करो या फिर देखो तो प्लीज़ ये सोचना कि मैं इसमें क्या करता हूँ, क्या ऐसा मिसिंग है तो मेरे लिए नहीं है ना। वहाँ से थॉट प्रोसेस शुरू होती है नया कुछ करने की। जब तक हम कुछ नया नहीं सोचेंगे, जो हो रहा है वो तो होता ही रहेगा, तो हो गया है। हम लोग उसको उससे ये भी सोचते हैं हम लोग नया क्या कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी को, मतलब कि यार कुछ क्वेश्चंस किसी के दिमाग में वर्चुअल रियलिटी आ गई? Anyone has experienced this ever before? Virtual reality? किसी ने एक्सपीरियंस किया है? तो आई हैव मैंने किया है। Amusement parks में आजकल हो रहा है ऐसा कि ऐसे गेम्स रहते हैं कि you are crossing, you are going from one building to another. उसमें एक wooden plank पे आपको चलना होता है, और वो एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐसा था कि आपने इधर उधर पैर रखा तो आप नीचे गिर रहे हो। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ रियल एक्सपीरियंस। काफी वीडियो सर्च करना आप जाके वर्चुअल रियलिटी के बारे में, इट्स क्वाइट एन एक्सपीरियंस। आर्मी में वर्चुअल रियलिटी काफी यूज लेते हैं, बिकॉज कैसा ना पाकिस्तान के पहाड़ वगैरह कैसे क्या है, अब वो सिमुलेट करने की कॉस्ट बहुत जाएगी। आप ऐसे पहाड़ का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। फिर तो आर्मी को भी क्या करते हैं कि यार ऐसा सिमुलेट करते हैं कि आप पाकिस्तान के पहाड़ भी चढ़ते हो, या फिर किसी भी बॉर्डर पर जो एक्टिविटी होती है उसमें चढ़ते हो, तो उनके लिए वर्चुअल रियलिटी यूज बहुत बड़ा है। और इंडिया में डिफेंस सिस्टम पे बहुत पैसा खर्च करा जाता है इंडिया में, और आई थिंक और भी करने की जरूरत है, और ज़्यादा सिक्योर करने की जरूरत है हमारे इंडिया को। तो वर्चुअल रियलिटी का यूज भी काफ़ी जगह जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी इन्वायरमेंट सिमुलेट नहीं कर सकते, कि जो कॉस्ट ज़्यादा हाई होती है फिजिकल इन्वायरमेंट, वहाँ वर्चुअल रियलिटी पिक्चर कमाया जाती है। Even physically थोड़ा like for our eyes it is not that much friendly, तो इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन आया है augmented reality। हाँ, even holograms आते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी का एग्जांपल मैं ई-कॉमर्स के लिए काम करता है, ग्लोबली एप्लीकेशन के लिए। वहाँ पे इसमें आपको हर सारी ट्राई करनी पड़ती है। आप सपोज लोग सलवार सूट या करते हैं, तो एक मिरर लगा हुआ है, वहाँ सामने खड़े हो जाओ, ऐसे कहते हैं ना, बटन दबाओ ना, वो आपको जो ड्रेस पहनी हो आपकी बॉडी फिट हो जाती है। Like lens card जो है आपके लेंस का थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, वो आपकी आंखों को डायरेक्ट पोजीशन लेके फिट कर देता है। और वो कपड़े का जो फीलिंग है वो 3D व्यू पूरा है एंड ऑसम है। और आप तो मैं कोई कपड़ा ऑनलाइन देखो वो पहन ही लो पूरा ही। Jio is working I think on this concept। हाँ, Jio काम कर रहा है। एक चीज़ बोलता हूँ मैं मार्केटर से, आज की तारीख में जितनी फॉरेन कंपनीज है उससे ज़्यादा काम जियो कर रहा है। 2025 तक 2023 से भी बोल सकता हूँ जियो मार्केट में बहुत बड़ा हो जाएगा। अमेजॉन, वॉलमार्ट, इन सबसे बहुत आगे निकल जाएगा। इवन यदि सैलरी इंग्लिश आपको मैं तो आज की तारीख में जियो जितनी सैलरी दे रहा है ना, तो आगे में कोई नहीं दे रहा है। जियो का एक नवी मुंबई में ऑफिस खुला है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो बहुत सैलरी पे कर रहा है कंपेयर टू आप अमेजन और फेसबुक से भी कंपेयर करते हो, जो कि हाईएस्ट प्लेयर है वर्ल्ड वाइडली, उनसे ज़्यादा पे आज की तारीख में जियो करता है। क्योंकि जियो हर एंगल में होता है। जियो है बिग प्लान, they are being future ready। हाँ, वो लोग जियो को मनाने वाले हैं एक्चुअली। आप जियोंगे भी जियो के साथ ही एक्चुअली। So I have one question। तो मतलब I was expecting कि कॉलेज स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स की तरफ से आना चाहिए था, बट अभी जो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम समझ रहे हैं, तो बेसिकली दे आर वर्किंग ऑन एन अल्टरनेट प्लान फॉर एलिमिनेटिंग ह्यूमन इंटरफेस कंप्लीटली। तो बच्चों को अपना करियर कैसे देखना चाहिए इस पर्टिकुलर फील्ड में, और क्या इनके लिए स्कोप है, क्या प्रिपरेशंस लगेंगे, वो अगर हम समझना चाहें। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रिपरेशन कर दो ना, मैं इंजीनियरिंग को साइड रखता हूँ, क्या इंजीनियरिंग करना है इंजीनियरिंग को साइड रखता हूँ, लेकिन फिजिक्स के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत डिफिकल्ट है। आपको फिजिक्स के मोशंस और फोर्स समझना जरूरी है, बिकॉज ये जो चलते हैं सब कुछ फिजिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेसिफिक एरिया में बोल रहा हूँ, और एक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली और सी, इन दो के बिना टू द एक्सटेंट पाइथन, यदि आप इन दो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, सिर्फ दो सब्जेक्ट पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा हूँ इंजीनियरिंग सारे सब्जेक्ट पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो, थोड़ा बहुत ठीक है आप माना चाहिए कंप्यूटर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बेसिक नॉलेज ठीक है, बट ये दो स्किल आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी आगे ले सकती है। मेरा 2010 में था, मेरे कॉलेज में था, सीरी उसके बहुत बाद में आया था। तो हमारे प्रोफेसर थे जिन्होंने सीरी के जैसा सेम एप्लीकेशन बनाया था, आपसे जिससे जो बात करोगे वो उसका रिप्लाई करता है। एंड ट्रस्ट मी, सीरी जो है सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया वो है। तो मतलब मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, मैं इंजीनियरिंग से यार बच्चों बहुत ज़्यादा पढ़ाते हो एंड उसको क्लियर आइडिया देते नहीं हो, तो मुझे करना क्या है। उसको क्लियर आइडिया होता है, लेकिन ऑब्वियसली
सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज नहीं ला सकता अपने आप को, तो ये सिलेक्ट कर लो कि मुझे करियर बनना है। आपसे करियर में जो आगे उनसे बात करो, जो आपको बताएंगे कि जो उस फील्ड में काम भी कर रहे हैं उनसे बात करो, तो उन्होंने क्या इन दो में फोकस कर, बाकी तो करिकुलम में जो पास करना है, परसेंटेज लाने हैं, वो सब ठीक है, बट इन दो में बहुत डीप है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डायरेक्ट आंसर है फिजिक्स सी टू द असेंबली, बिकॉज मशीन जो है वो सी और असेंबली समझता है, और फिजिक्स इसलिए सही है क्योंकि फिजिक्स के बिना पॉसिबल नहीं है, लॉजिक्स वहीं से लॉजिक आया है, फिजिक्स के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉसिबल नहीं है। बट ये नहीं बोलता मैं प्रॉब्लम क्या है ना, लोग सोचते हैं हम लोग PCMC लेंगे तो हमसे केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा, बायो नहीं पढ़ाएगा, या वैसे फिजिक्स पढ़ना है अपने को, केमिस्ट्री तो अपने को करना ही नहीं, पढ़ने का है। मतलब होता है क्या ना, बच्चों को क्या है काफी कुछ पढ़ा जिसको करना ही नहीं, इसलिए क्लियर करना चाहिए मुझे ये बनना है, मुझे इसके लिए ये लगता है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, आपके सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती, मुझे पढ़ना आता है, तो उसके लिए कोशिश करो तंगड़े से लोगों से मिलने के लिए, जिन लोगों को उस फील्ड में काम करा हुआ उस अलग फील्ड में, और सही रिसोर्सेज सही इन्फॉर्मेशन मिले, मुझे इतना ही पढ़ना है, उससे अपनी एनर्जी जो है अपना समय सही जगह यूटिलाइज करो। आप लोगों को सबको सीडी वगैरह के बारे में कुछ पता है, या अगर नहीं पता है तो जानना चाहते हैं? जैसे सीडी अभी 2-3 बार हमने रेफर किया बात होता है, किसी को आईफोन है तभी आईफोन अभी तो आईफोन इज देयर, अनुष्का सीरी मोबाइल एप्लीकेशन है, ऐसा मोबाइल पेटीएम देखा होगा या दूसरे ऐप्स देखोगे, बट उससे आप एज अ फ्रेंड बात कर सकते हो। They must be having movie Google. सभी के पास है। एग्जैक्टली आप उससे फ्रेंड बात करो, एंड समटाइम आपको जो वर्ड को नहीं पता होगा वो वर्ड भी समझ में आ जाता है धीरे धीरे। तो वो एक से बच्चा होता है, बच्चे को जब पहला वर्ड सिखाते हैं उसको नहीं माना तो समझाते हैं उसको किसका मतलब है, ये होता है ना। सीरी भी कैसा है ना, उसको यदि वर्ड नहीं पता है तो धीरे धीरे वो लर्न करने लग जाता है, नए नए वर्ड्स अपने अंदर स्टोर करने लग जाता है, तो वो लर्न करने लग जाता है। लोगों ने एलेक्सा देखा होगा, एलेक्सा टीवी में ऐड देखा होगा, अमेज़न एलेक्सा, वो भी एग्जांपल है, सीरी काइंड ऑफ सीरीज है वो भी। उसको आप जो बोलते हो समझता है, वैसे प्ले द पार्टी सॉन्ग, प्ले दिस, तो समझता है। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बट गाइस थोड़ा सा मतलब पूरी सीरी का मतलब बात हो रहा है, तो उसने बोला जब फोन यूज करते हो थोड़ा सिक्योरिटी ध्यान रखो कि हम लोग क्या क्या परमिशन ऐप को दे रहे हैं, हमारी बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर जा रही है, थोड़ा उसका ध्यान रखो। मैं साइबर सिक्योरिटी में इसमें पूरा डिटेल में होंगे, मेरे बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत फ्रॉड देखे, कुछ मेरे साथ भी होने की कोशिश करी गई, अगर आप यूज़ करते हो तो कोशिश तो हर कोई आपस भी करता है। मैं अब साइबर सिक्योरिटी में ये पक्का बताऊँगा कि कहाँ कहाँ आप अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में करते हैं करते हो, और लोग फेसबुक इंस्टाग्राम काफ़ी यूज़ करते हैं। आई मीन बोल साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छी डिटेल, क्लाउड कंप्यूटिंग, संगीत जो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, यार इन्वायरमेंट का जो कार्बन है वो सब अपनी जगह है, बट लैपटॉप फोन्स ये भी एक इन्वायरमेंट को बहुत हिंट करता है। हम हर दिन हर इंसान नया लैपटॉप खरीद रहा है, सर्वर खरीद रहा है, प्रिंटर खरीद रहा है, आफ्टर 5-10 ईयर्स वो खराब हो गया, उसका फिर क्या होगा, या फिर हम इन्वायरमेंट खराब कर रहे हैं। देखो एट द एंड इन्वायरमेंट रहेगा तो हम रहेंगे, वरना हम भी नहीं रहेंगे। हमारे नेक्स्ट हो सकता है कि अपन सर्वाइव करते हैं जितनी अपनी एज है, पर अपनी नेक्स्ट जनरेशन भी हम कुछ छोड़ के नहीं आ पाएंगे। Now cloud computer come in the picture, जहाँ पे फिजिकल कंप्यूटर होते ही नहीं है, सब कुछ सारा कंप्यूटर, आपका CPU, आपका प्रिंटर सब क्लाउड पे है। क्लाउड मतलब एक सेंट्रल सर्वर होता है जहाँ पे कंप्यूटर अवेलेबल रहता है। सच बताऊँ मेरा खुद का कंप्यूटर किसी कंप्यूटर पास नहीं है, मेरी गूगल पे क्लाउड कंप्यूटर खरीदा हुआ है, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ से मेरा कंप्यूटर लॉन्च कर लेता हूँ। एडवांटेज है कि मेरे को कभी भी वो कंप्यूटर फेंकना नहीं पड़े, गार्बेज को बहुत बड़ा सेविंग होता है कि आपका फिजिकल कंप्यूटर है ही नहीं तो आप फेंकोगे किसको, एक वर्चुअल कंप्यूटर है वो तो, जो कि किसी सेंट्रल सर्वर पे मेरा पास गूगल का है, गूगल के सर्वर पे एक ही जगह अवेलेबल है। तो मतलब अपन 15-20 लोग बैठे हुए उनके 25 लोगों 25 कंप्यूटर होते हैं, इससे बेटर है गूगल ने बोला कि आप हमारे यहाँ पे कंप्यूटर लॉन्च करो और वो कंप्यूटर यूज़ करो, ठीक है ना। इससे कॉस्ट सेविंग होती है, आपकी खुद की पॉकेट से नहीं करता हूँ। हम लोगों ने आज कंप्यूटर लिया, हम 3-4-5 साल कंप्यूटर को यूज़ करते हैं ना, उसका वर्जन पुराना हो जाता है, पापा को बोलते हैं पापा यार ये वर्जन पुराना हो गया, मेरे से ये सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, इसको या तो रीसेल कर दो या फिर खराब हो चुका तो रेंडम फेंक दो ना। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि आप लगा यार ये सब हार्डवेयर, ये CPU, ये रैम मुझे आप सपोर्ट नहीं कर रही है, तब उसी कंप्यूटर को अपग्रेड कर सकते हो, वो भी बहुत कम पैसा खर्च कर।
ताकि डायरेक्टली लिंक होता है इस पॉकेट से क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके बाद डाटा स्टोरेज, सर्टेन आपका खुद का पर्सनल लैपटॉप कैसे होता है, आपकी काफ़ी सारे फोटोज पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो आपने बहुत सालों में कलेक्ट करी होती वो लॉस हो जाती है। सबके साथ में कभी ना कभी एक बार तो हुआ है डेफिनेटली। जब क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करते हो, क्लाउड कंप्यूटर यूज़ करते हो, फिजिकल कंप्यूटर है ही नहीं, उस दिन क्या होता है आपका सारा डाटा एक सेंट्रल सर्वर में सेव है, उसके मल्टीपल बैकअप बने हुए। इन केस होता है कई बार कि क्लाउड कंप्यूटर्स के सर्वर भी क्रैश होते हैं, उनके पास मल्टीपल बैकअप्स होते हैं, वो मल्टीपल बैकअप्स मल्टीपल रीजन्स में होते हैं। वो भी उसमें एल्गोरिथम है कि 250 माइल्स के बीच में वो लोग कभी भी डाटा बैकअप नहीं लेते। मीन्स यदि रस्ता में बैकअप लिया हुआ है तो जावरा बैकअप नहीं लेगी, बिकॉज जो इम्पैक्ट यदि बाढ़ वगैरह जावरा में रस्ता में आएगी, जावरा में भी आएगी। तो यदि रस्ता में बैकअप है, दूसरा बैकअप कम से कम ही होगा तो आप दिल्ली में होगी, तो जो इम्पैक्ट पड़ता है उसका रस्ता में इम्पैक्ट दिल्ली में नहीं पड़ेगा, दिल्ली का इम्पैक्ट दिल्ली रस्ता में पड़ता है। अमेजोन से इंडिया में अभी दो अमेजोन ने बनाए स्टोरेज सर्वर बनाए हैं। पहला बॉम्बे में था और रिसेंटली लास्ट मंथ उन्होंने हैदराबाद में बनाया है डाटा सेंटर जो बैकअप प्लान बनाते हैं। हालांकि 2 बने और डाटा सेंटर भी एक अच्छा फ्यूचर है इंडिया में। ये बिजनेस कंसेप्ट है कि डाटा सेंटर पर बनने वाला है कि इतना लोग यदि क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह यूज़ करेंगे तो डाटा सेंटर बनना चाहिए। लेट्स कम टू क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में एक एडवांटेज जो मैंने आपको पर्सनल यूजेस के लिए बताया कि यार आप लोग फिजिकल लैपटॉप खरीदते हो, कॉस्ट इम्पैक्ट पड़ता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करना होता है, सॉफ्टवेयर इशू होते हैं। अगर पहले विंडोज 7 खरीदते थे अपन लोग, इसका लाइसेंस खत्म हो गया ना, विंडोज 10 आया, विंडोज 8 आया, 10 आया, तो ये सब कॉस्ट इम्पैक्ट करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि आप खुद से अपग्रेड कर लो एंड कॉस्ट जो बहुत मिनिमम पड़ती है, जब फिजिकल खरीदना है उससे काफ़ी हाफ पड़ती है। एंड इवन और स्टूडेंट्स के लिए तो AWS गूगल ने काफ़ी सारी चीज़ें फ्री करके रखी है। एंड उसका एक और एडवांटेज कैसा है, जितना आप यूज़ करो उतना ही कॉस्ट बैठे। आपने जितनी बार कंप्यूटर स्टार्ट करा उतने ही पैसे लगेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक बार 40,000 रुपये लगा दिए, ना घर में पड़ा हुआ है, ना 10 दिन आपने चलाया नहीं, 1 साल चलाया तो 40,000 रुपये वेस्ट हो चुके हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में कहता आपने आज कंप्यूटर चलाया उतनी ही कॉस्ट बढ़ी जितना आपने चलाया है। फिर आपने 1 साल 1 महीने नहीं चलाया उसकी कोई कॉस्ट नहीं। तो कॉस्ट इम्पैक्ट से भी काफ़ी सारी चीज़ें लेंगे ना। इसमें एक ही प्रॉब्लम है जो हालांकि इंडिया में धीरे और इंटरनेट। बस क्लाउड कंप्यूटिंग के जितने भी कंप्यूटर हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो हमारे तब से 4G स्पीड चाहिए, फाइबर सामने फाइबर और फिर केबल लगी है, उसके थ्रू सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ऑलमोस्ट 5G आने के बाद तो आपके फ़ोन से ही आप क्लाउड कंप्यूटर से अटैच कर पाओगे। एक और एग्जाम्पल, प्रिंटर। सब लोग प्रिंटर खरीदते हैं यार, सब लोग प्रिंटर खरीदते हैं। घर में अलग प्रिंटर है, ऑफिस में अलग प्रिंटर है, यहाँ अलग प्रिंटर, वो प्रिंटर। आप सारे प्रिंटर को भी चाहो तो एक जगह कनेक्ट कर सकते हैं। तो कॉस्ट और अब उसको मैं कहता हूँ इंडस्ट्री के एरिया, ठीक है ना। इंडस्ट्री में क्या होता है यार, जब मैंने इंडस्ट्री में एंटर कर क्या होता है, एक बड़ा सा कमरा होता जहाँ पे सर्वर होते थे। उस सर्वर को ठंडा करने के लिए बहुत सारे AC लगते थे। उस पर जाते सकता सर शिमला में इतना ठंडा है तुम्हें, जल्दी से बाहर निकलो। और ढेर सारी बड़ी बड़ी मशीनें और 24 घंटे एक इंसान और बैठता था कि सर्वर ठीक चल रहे। मैं आपको मेरा बेस्ट एग्जाम्पल दूँ, 2011 में या 12 में हम लोग IPL ऐप बना रहे थे, तो IPL की टिकट्स वगैरह का, ठीक है। उस समय फिजिकल सर्वर जमाना था एंड उस टाइम पे निरंजन शाह के एक तो गुजरात के सचिव अध्यक्ष थे, सचिव थे PCCI बोर्ड के, निरंजन शाही नाम था। उनसे हमें डेमो था, मैं और मेरा टेक्निकल लीड था उस टाइम में, हम दोनों डेमो देने के लिए पुणे से बड़ौदा आए, बड़ौदा गए थे ना। पहले फोन रेडी होके गए 10 बजे, तो सर डेमो दे चल नहीं रहा है, चलो क्योंकि मैं फ्रेशर था, मेरा थोड़ा सा हाई हो गया, सर क्या हुआ, चल ही नहीं रहा है, चल नहीं रहा, क्या बात है, क्या वो डेमो की बात है खत्म। निरंजन शाह ने 3-4-5 महीने बाद बहुत खुशकिस्मत डेमो का अलाउ करा कि IPL का टिकटिंग ऐप से 10 याद है ना। हम लोग ऑफिस गए, थोड़ा गुस्सा फोन पर चुकी थी, मालूम पड़ा सर्वर का वायर छोड़ गया। आप सोचो आपकी 6 महीने की मेहनत एक चूहे ने वेस्ट कर दी थी, क्यों? चूहा वायर काट दिया था इंटरनेट का ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें अब सुबह 8 बजे डेमो था, उस टाइम ऑफिस कोई था नहीं, कोई देखे, और सर्वर में जाने की वजह हर किसी को होती भी नहीं, डाटा सिक्योरिटी की वजह से। तो पूरा डेमो खत्म हो चुका था, बहुत बड़ा कॉस्ट कंपनी को लगा था, क्योंकि बहुत बड़ा एफर्ट था। फिर से निरंजन शाह से मीटिंग करना बहुत बड़ा डील था उस टाइम पे। तो अब जब क्लाउड कंप्यूटिंग कंटेक्ट में जोड़ते हैं ना, तो सर्वर ही ऑफिस में नहीं है, कोई पैक कुछ है ही नहीं, सब कुछ क्लाउड पे गूगल और AWS के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। अब सारा डाटा क्लाउड सर्वर्स पे रहता है, तो ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। तो
कंपनीज को इस टाइप की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, नो वेयर, और जो सर्वर रूम्स होते थे, उनकी जो कॉस्ट होती थी, वो सब कुछ मिनिमाइज हो चुकी है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने 8 महीने में मेरे फादर के लिए एक एप्लीकेशन बनाई, क्योंकि अपन दोनों ही लॉयर करने से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे टाइम मेंटेन करने का पूरा होता है, ये तारीख कब, अगली तारीख कब, अगली तारीख। तो मैंने खुद मेरे फादर की एक ऐप बनाई, जो कि मैंने खुद AWS क्लाउड में डिप्लॉय कर दी। अब ये मतलब इसके पैसे को लगेंगे, इससे ज़्यादा डायरी में 150 रुपये डायरी आती है और वहाँ काम आ जाता है। तुम जबरदस्ती तुमने उसको 3-5 कर दिया, चल के कहता कि ओल्ड जनरेशन न्यू जनरेशन का इशू था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये 1 साल तक टोटली फ्री है। AWS आपको 1 साल तक सर्वर फ्री देता है, आप कुछ भी करो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। उसके बाद में जो कॉस्ट है वो आपके 150-200 रुपये जितनी ही आने वाली है, क्योंकि आप दिन भर में एक बार डायरी अपडेट करोगे। इट्स वन रिक्वेस्ट, 5 रिक्वेस्ट पर डे, तो फ्री है बाबा। आप सोचो मेरे फादर की लाइफ मैंने 50 या 60% फ्री कर दिए कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ क्यों? कॉस्ट इफेक्टिव उनको मैंने दिया क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, आपको डायरी मेंटेन मैंने वो कैसे 150 रुपये आपको बच 6 साल के, ठीक है। मेरा सामने लगा 150 साल का आपको बच चुके हैं, ठीक है। एंड क्लाउड पर अवेलेबल है, जब आपको डाटा चाहिए वो पहुँचा जाती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग पर्सनल लाइफ बहुत ईजी करता है। कंपनी के अंदर से बोलूँ काफ़ी सारी कॉस्ट सेव करता है। बात मानिए मेरा खुद का कंप्यूटर, मैं मास्टर कार्ड में जॉब करता हूँ, तो मेरा कंप्यूटर है वो एक्चुअली सिंगापुर में है, बट मैं पर्सनल कंप्यूटर से सिंगापुर कनेक्ट करता हूँ और सिंगापुर में जो क्लाउड सर्वर है मास्टर कार्ड का, वहाँ का कंप्यूटर में लॉन्च करता हूँ। क्योंकि कंपनी बोलती है कि हम कंप्यूटर नहीं देंगे, फिजिकल लैपटॉप महंगे 1.5 लाख के लैपटॉप नहीं देंगे, आपको 30,000 का लैपटॉप देंगे। तो उससे आपको एक काम करना है, वेबसाइट डालना है और आप क्लाउड कंप्यूटर लॉन्च करना है। उन्होंने यदि मेरे सिंगल रिसोर्स बात करें, उन्होंने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये बचा है क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। तो कंपनीज अपनी इस कॉस्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, अच्छे से ध्यान दे रही है कि कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होती है। नाउ आपने सबसे बड़ा लिंक करो आपके करियर एंगल से कि आपको उस केस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक तो गाइस कंप्यूटर बहुत यूज़ करो, हर चीज़ के लिए कंप्यूटर बहुत यूज़ करो, ताकि आपको कंप्यूटर का फील आए। जितना कंप्यूटर यूज़ करो उसका आपका फील आने लग जाएगा। नाउ फिर सोचो कि कहाँ मेरे कॉस्ट पेड करिए, कहाँ मेरा पैसा पे कर रहे हैं, कहाँ वो फॉलो करो। ना उसके बाद कोशिश करो एक बार कभी तो गूगल पे जाके एक बार गूगल पे जाओ, उसको क्लाउड कंप्यूटर और बोलो मुझे विंडोज जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, विंडोज 7 करता है, 8, 9, 10 जो भी करता है, उसका एक मशीन लॉन्च करो आपके कंप्यूटर में एंड उसको यूज़ करो एंड इट्स फ्री। आपको एक पैसा भी पे नहीं करना है उसको यूज़ करने के लिए। जैसे आप यूज़ करोगे उस कंप्यूटर को, तब आपको फील आएगा कि हाँ यार ये मेरे इतना अच्छा है। समटाइम कुछ गेम होते हैं जो हम घर के लैपटॉप पे नहीं खेल पाते क्योंकि वो रैम सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन वो गेम हम वहाँ खेल सकते हैं। यदि मैं आपकी एज पे जाके बात करूँ गेम्स वगैरह में, तो वो वहाँ भी एडवांटेज करता है। तो एक बार जब भी टाइम मिले गूगल पे जाओ, अकाउंट बनाओ, एक मशीन जरूर लॉन्च करो, फ्री है, जस्ट प्ले इट एंड बंद करो, कुछ पैसा नहीं लगेगा। उससे आपको वो फील आएगा कि हाँ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। बैंकिंग इंडस्ट्री में फाइनेंशियल देखिए हम लोग जब छोटे थे तो दूसरे से तुम्हारा होता था पॉकेट मार, पॉकेट छोड़ जाती थी, तो यहाँ से चुनाव कर लेते थे, वो कर लेते थे। अभी होती है उसका परसेंटेज बहुत दिन है। अब जो होती है वो है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी को चुकी। आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने सुना होगा, ठीक है मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ। मुझे कार खरीदनी थी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी 6-8 महीने हमारा एक्सपीरियंस है। मुझे कार खरीदनी थी, मैं गूगल पर करता कौन सी कार अच्छी है, कौन सी कार अच्छी। ना मुझे फ़ोन आता है कि सर आप यस आप कार खरीदना चाहते हैं, हाँ मैं कार खरीदना चाह रहा हूँ सर, हमारे यहाँ पे इस कार पे 1.5 लाख का अमाउंट दिया, अपना इस्लामी हो गए, पैसे तो हम दे रहे थे। मैं कहा ठीक है सर आप एक कार बुक कर लो और वो इनको भाई केस सर आपको 500 मुझे पे करने पड़ेंगे, 500 पे करने पड़ेंगे। मैंने ठीक है 500 नहीं क्या फर्क पड़ता है, एक साइड का पे है। उसने मुझे एक लिंक भेजी, तो उस लिंक को बहुत ध्यान से देखा। उसको ये नहीं मानता कि मेरा पूरा ही बैकग्राउंड जो टेक्नोलॉजी का बैंक से आता हूँ, जो बैंक सिक्योरिटी मैनेज करता है, ठीक है। बस इसको बड़ा ध्यान से देखा, कहता इसमें फ्रॉड है, इसमें डेफिनेटली 40% इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा और ये मेरे बैंक से पैसे करेगा। मैं कहता ऐसा है आप मुझे आप ऑफिस बताइए कि आप ऑफिस का इन दोनों में 5 रुपये 20 रुपये बोलते पैसे निकाल 5 रुपये, ठीक है। बहुत तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं सर ये पैसे आपको ऑनलाइन ही पे करने पड़ेंगे। भैया 5 रुपये ऑनलाइन ले या तो फिजिकल ले, एक ही बात है, बराबर है ना। नहीं यार नहीं सर ऐसा करना पड़ेगा ना। द रियलिटी इज दैट वो चाहता था कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड नंबर डालूँ और वो मेरे पैसे अकाउंट से निकाल दें, ठीक है। ये अटैक्स
इस टाइप की प्रॉब्लम हर किसी के साथ में हो रही है कहीं ना कहीं। कुछ लोग ऐप है जहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग करते हो अपने के प्रोडक्ट्स, वहाँ पे ये फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको लिंक्स आती है, पेटीएम में होते हैं, गूगल पे में होते हैं, सब जगह होते हैं। तो ये है मनी वाले अटैक्स जो हर दिन हर जगह हो रहे हैं। एंड इसी के लिए इंडियन गवर्नमेंट RBI ने एक अच्छी चीज़ करी है, अब आपको ATM से पैसे निकालने के लिए भी OTP डालना पड़ेगा। हालांकि इंडिया में बहुत लेट आया है, जो कि US गवर्नमेंट ने बहुत पहले कर चुकी थी। मैं बहुत सालों पहले US गवर्नमेंट के तो काम कर रहा था, OTP मैंडेटरी था। फिर भी इंडिया में अपनी साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा फ्यूचर है। ट्रस्ट मी गाइस, आप पॉकेट से पैसे चोरना बंद जाएंगे, आपके इंटरनेट से ही, आपके बैंक अकाउंट से ही सारे पैसे चोरी होंगे। एक वो चीज़ एक है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। लोग फेसबुक अलग अलग सोशल मीडिया यूज करते हैं, वहाँ से इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होती है। तो मैं आपको बताऊँ, आप कुछ दिन डेटा पढ़ते हैं, नेम्स वगैरह वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन बेची जाती है, वो भी साइबर सिक्योरिटी अटैक्स है। आज से 1.5-2 साल पहले एक वायरस आया था, वो भी साइबर सिक्योरिटी अटैक था। उसने एसेंशियल जैसी कंपनी और काफ़ी सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनीज के बिजनेस 7 दिन के लिए बंद कर दिए थे मेजर अटैक्स की वजह से। अटैक का रैंसमवेयर, हाँ, उसने सब कुछ बंद कर दिया। अच्छा, वो भी साइबर सिक्योरिटी अटैक ही था। तो साइबर सिक्योरिटी अटैक हर अच्छे से हो रहे हैं, हर दिन हो रहे हैं, हर पर्सन फेस कर रहा है। और जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कंपनियां हैं, इनके पास अलग से बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है सिर्फ साइबर सिक्योरिटी को सिक्योर रखने के लिए। अब इसमें गलती दोनों साइड से हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन से भी लीक हुई गलतियाँ हैं, और जो यूज़र हैं उनसे भी बहुत गलतियाँ हो रही हैं। फेसबुक से एडवर्टाइजमेंट का एग्जाम्पल दिया था, बहुत कॉमन हो गया है। वो इतना कॉमन हो गया है, आप ये भी बात करते हो कि प्रोडक्ट खराब है तो वो प्रोडक्ट की भी इन्फॉर्मेशन जाती है। ठीक है, एक अच्छा एग्जाम्पल था इंस्टेंट टेक्नोलॉजी का, जो मैं एक प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा था। हम लोग ये देखते थे कि आपने कुछ व्हाट्सअप कराया, SMS करा, वो रीड कर पड़ते हैं। आप डेली 9 बजे SMS रीड कर रहे हो, जैसे सुबह रात को 9 बजे डेली आप फेसबुक खोलते हो, इसका मतलब है कि आप 9 बजे फ्री रहते हो। अब मेरे को पता है कि आप मैंने डाटा इन्वेस्ट कर लिया 1 महीने का, 15 दिन में 9 बजे तक सर फ्री रहते हैं, और इस टाइम पे इनको मार्केटिंग करते हैं। क्योंकि लिए मैं जब इनको 9 बजे इसमें जो भी पक्का देखेंगे, मैं उनको उसमें या फिर 9 बजे मैं इनको फ़ोन करूँगा, मार्केटिंग फ़ोन, सर ऐसे बोल रहा हूँ, कार लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो वो वहाँ पे ध्यान मुझे टाइम देंगे। तो आपकी हर एक्टिविटी साइबर सिक्योरिटी के रेडियस में आती है ना। हमको चाहिए साइबर सिक्योरिटी में कि हम कितनी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करनी है, कितनी इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं करनी है। कुछ चोरियाँ भी मैंने ऐसे देखी है जहाँ पे लोग बोलते हैं आई एम गोइंग टू गोवा, आई एम गोइंग टू दिस सिटी, तो जाते हो ऑन द वे का ही रास्ते पर डाल देते हैं। कुछ लोग घर में फिजिकल चोरी हो जाती है उस चक्कर में। ये रियलिटी है, मतलब इसलिए थोड़ा सा जब हम फोन वगैरह यूज़ करते हैं, कहीं चीज़ें डालते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, UPI करते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। RBI ने अभी क्या कर रहा है कुछ सालों से UPI पेमेंट ट्रांजेक्शन लेके आया, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 4 नंबर के डिजिट्स आपके बैंक अकाउंट को सिक्योर करें। जहाँ आपने 4 डिजिट मिस करे, वहाँ आपका बैंक अकाउंट गए। तो साइबर सिक्योरिटी एक नेक्स्ट वर्ल्ड है। अब यहाँ गए ना, उसको देखने के 2 पहलू हैं, मैं हैकर बनूँ या सिक्योर बनूँ। तो कुछ लोग बनने के हैकर को भी रेडी है। अब मेरा एक दोस्त इंजीनियरिंग फ्रेंड है, वो हैकर है, आई थिंक बहुत बड़ा हैकर है। वो राजस्थान गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एज पुलिस को हेल्प करते हैं कि स्टोर वगैरह पकड़ने वगैरह में हेल्प करता है। तो वो एक एरिया है जहाँ पे यदि आप चाहते हो तो अपनी कंट्री को हेल्प करना, सिक्योरिटी हर कोई आप चाहते हो फिजिकली आगे भी जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। हर एक का जो अगर इंटरेस्ट होता है तो अपनी कंट्री को भी हेल्प करने की साइबर सिक्योरिटी बहुत है। कंपनी के एंगल से बताऊँ तो हर कंपनी चाहती है कि मैं डेटा सेव करूँ। आज का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डाटा। यदि डाटा एक बार चोरी हो गया तो आप फ्री में कुछ भी ले लो, डाटा में आ गया ना, तो मैं फिर बाकी सब कुछ कर लूँगा। आपका नाम क्या है, मेरा का बोले किसी भी पे होता है, आपके भाई का नाम क्या है, बच्चे का नाम क्या है, मेरे डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि हर इंसान अपने पासवर्ड इन्हीं कॉम्बिनेशन से बनाता है। तो इस कॉम्बिनेशन से करना मतलब कुछ नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन आपसे लेने की और रैंडम फार्मूला अप्लाई करना है, कुछ ना कुछ तक तुक्का बैठ जाएगा। और उसके लिए मुझे तो कुछ करना ही नहीं है,
मेरे पास तो प्रोग्रामर हूँ मैं ऐसा प्रोग्राम लिखूंगा कि खुद ही ट्राई करेगा, एक तुक्का बैठ जाएगा, और जिस दिन तुक्का बैठ गया आपको अकाउंट गए और एवरीथिंग इज मनी, बैंक अकाउंट गया, मनी गया, काफ़ी सालों की मेहनत फिर वेस्ट हो गई। Only 6 lines of code in Python. हाँ, So you can create a combination of 4 digits up to 10,000 from 0000 to 9999. हाँ। It only hardly takes 20 seconds for me. तो इसलिए No, not can I can create a program. Yes, yes, I can understand. And it is happening, मतलब डे टू डे लाइफ में हर कोई इस चीज़ को फेस कर रहा है और सभी के पास कॉल आते हैं कि आपने एक बहुत बड़ी लॉटरी जीत ली है या फिर आप मतलब जो है ये चीज़ बहुत लो कॉस्ट में प्रॉफिट कर सकते हैं, तो इस तरह की कॉल भी बहुत कॉमन है। सो वी आर ऑल फेसिंग एवरी डे। हम किसी मॉल जाते हैं, बोलते हैं सर ये फॉर्म भर दो आपको गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट मिलता है, वो ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ना वो आपके लिए रिस्क है। तो वहाँ कितना सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है, थोड़ा उस चीज़ का भी ध्यान रखिए। अपने डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर्स, नाम, अपने पेरेंट्स के नाम वगैरह, कहाँ पैदा हुए, ये हर जगह मत लिखिए जब तक कोई वो ट्रस्टेड बॉडी ना हो। बट ट्रस्टेड बॉडी पे एक्चुअली मत ही करनी जाना चाहिए, वो मत ही करो जाएगा इस, क्योंकि डाटा चोरी हर जगह से हो रहा है। मतलब मेरे खुद के ऐसे एक्सपीरियंस रहते हैं जहाँ से ट्रस्टेड बॉडी इंडिया के ऐसी कंपनीज में डाटा रहता है, चोरी होता है। मैं खुद का एग्जाम्पल देता हूँ यार, मैं IBM में था, IBM में था हर रिसोर्स पे कंप्यूटर एक फ़ोन मिलता है, ठीक है ना। मुझे कभी क्रेडिट कार्ड के फ़ोन मेरे ऑफिस का फ़ोन में आते थे, इसको कैसे पता मेरा फ़ोन नंबर ये है, सिद्धार्थ जुड़ा। अब बताओ मैं IBM में था, वहाँ से मेरा फ़ोन नंबर टेक्स्ट मेरे मस्ट ऑफिस का फ़ोन पे आता था, मतलब कहीं से डाटा चोरी हुआ ना। अब इसमें एक बड़ा और भी है, ठीक है, हम लोग सब गूगल Gmail यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी भी अपने Gmail के नीचे अपना पर्सनल फ़ोन नंबर मत दो सिग्नेचर, तो जो Gmail के फ्री अकाउंट्स है ना वो आपका सिग्नेचर बिकता है, ये कह रहा हूँ कंटेंट बिकता है, सिग्नेचर बिकता है। वो सिग्नेचर से क्या होता है, फ़ोन नंबर पर्सनल लीक होता है। क्या तो आपको गूगल Gmail, दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री है वो फ्री नहीं है, वो कुछ तो आपसे ले रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है गाइस। तो इसलिए थोड़ा सा अवेयरनेस इस बारे में, आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपको साइबर सिक्योरिटी से अपना अपने आप को आना ही पड़ेगा। फ़ोन को यूज़ करना, सोशल मीडिया को यूज़ करना, अपनी दुनिया सीखने में, इन सब जगह में आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अदरवाइज आपको जितना कमाया वो तो चले जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, चले जाएगा। एनी क्वेश्चन? थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है? सिक्योरिटी कैसे रखना, मतलब जैसे अपन फेसबुक चलाते हैं या फिर तो उसको अपन कैसे करना चाहिए? इन्फॉर्मेशन बनता है नाम के अलावा, जैसे मतलब डेट ऑफ बर्थ भी देना है, ये जैसे Gmail अपन चलाते हैं तो उसमें क्या मतलब क्या आप लोग ऐसा वो सिर्फ नाम लिखे, फोन नंबर मत लिखिए। फ़ोन नंबर ले जो अपन Gmail में जो आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी गलत लिख दिया। अच्छा गलत ठीक है, हाँ बस वही मेरे को ये सबको बतलाओ सर, आप इन सबको कि ये नई जनरेशन है, ये हर सब जगह सही इन्फॉर्मेशन देना सही नहीं है। बस हाँ वही सर। पेरेंट्स How many of you have Gmail accounts? Everybody has. सभी के पास It has a criteria कि only 18 years above are allowed. So if you enter a date of birth less than 18 years of age, so if you not allowed to create an account. तो आप लोगों ने अगर बनाया हो उसमें फेक ही डालेंगे, क्या बताइए? हो सकता है आप आज यूज नहीं करें वो इन्फॉर्मेशन, बट वो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म के लिए सेव रहती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज एक्चुअली, मतलब ये बहुत ज़रूरी है और ये हम लोग देख रहे हैं, मतलब सभी के साथ होगा। मेरे खुद से कुछ कलीग्स हैं जिनके साथ में मैंने देखा है कि ये हुआ है, मतलब दे हैड 2.5 मतलब ही वाज अ सबऑर्डिनेट टू मी, हैड 2.5 lakhs for daughters wedding in account, और एक कॉल आया और वो कॉल ने इतना कन्विंस किया उसको कि उसके मोबाइल में जो OTP आया उसने वो भी बताया और वो ही लॉस्ट एवरी सिंगल पेनी इन हिज बैंक। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, और एक एग्जांपल इसमें समझना बहुत ज़रूरी सबने वायरस देखा क्या? और एक समझ गए। ठीक है, आपने बोला कि यार मुझे लैपटॉप चाहिए, ठीक है, आपका फोन आएगा, वो आपका लैपटॉप खरीदना है, कितने में था सर आपका? 25,000, ओके डील डन। भाई लैपटॉप देख तो ले कौन सा वर्जन है ये तो देखेगा भी नहीं, लेकिन आप सोचोगे यार मेरी अच्छा है 20,000 का 25,000 मिल रहा है तो 5,000 फायदा हो रहा है, मैं भेज दूँ ना। वो बोलेगा सर ये लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक कर दो। जहाँ आपने क्लिक करा आपका पैसे गए। रिसेंटली आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस वन थिंग, क्या हुआ है कि फिर उसके बाद मैंने काफी लोगों से बात किया तो मुझे पता चला कि एवरीबॉडी इज फेसिंग इट। ये आप सब लोगों के लिए सुनना, OLX पे मैंने सर्च किया कि मुझे एक आईफोन लेना था, तो मैंने सर्च किया कि मैं सेकंड हैंड फोन ले लेता हूँ।
मुझे काफ़ी सारे बायर्स मतलब सेलर्स जो है वो रतलाम में भी मिले और इंदौर में भी मिले। तो रतलाम वालों से भी मैंने कांटेक्ट किया, वो कहने लगे कि मैं डिफेंस में काम करता हूँ, अभी मैं रतलाम से बाहर हूँ, फोन मेरा रतलाम में ही है। इंदौर वालों से भी बात हुई, मैं डिफेंस में काम करता हूँ, अभी मैं चंडीगढ़ में हूँ, मेरा फोन इंदौर में ही है, आपको चाहिए तो मैं फोन पहुंचा दूंगा, आप मुझे ये मेरा लिंक पे पेमेंट कर दो। तो बस वो इट्स ऑल वन एंड द सेम थिंग, ओनली लिंक पे क्लिक किया एंड यू आर लॉस्ट। तो ये सारी चीजें हैं और काफी मतलब स्मार्ट प्रोग्रामिंग है इन लोगों के पास में, जो उन लोगों ने सॉल्यूशंस रेडी किए हैं, काफी स्मार्ट प्रोग्रामिंग है, मतलब सिंगल क्लिक पे सारे काम हो जा रहे हैं, सिंगल क्लिक। क्योंकि आजकल नई जनरेशन समझ पाती है। हाँ, ये समझ पाते हैं हम तो होते इंटेलिजेंट है, मतलब क्या है कि इस चीज को भी समझ पाती है। हाँ, इनकॉग्निटो मोड क्या होता है? हम जो गूगल क्रोम खुला हुआ है ना, गूगल क्रोम में ये गूगल क्रोम है, सब क्या है इंस्टॉल करा। वो एक्चुअली हर ब्राउज़र में होता है इनकॉग्निटो मोड, इसे एक्सप्लेन करते हैं। ये सबने देखा हुआ है, ठीक है? अब ऐसा होता है ना, बहुत टेक्निकल लेके देता हूँ, हर ब्राउज़र में लोकल मेमोरी जिससे होते हैं कुकीज़, ठीक है? वो इस कुकीज़ इसमें सेव होती है, ठीक है ना? कुछ लोग सोचते हैं कि यार कुकीज़ जो है अनसिक्योर है, तो ये अनसिक्योर है, तो उसके लिए यहाँ पे आता है इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो मोड इसको बोलते हैं कि ऐसे कुकीज़ लोकल सेव नहीं होता ना, जब आप सीवीवी नंबर डालते हो तब भी कुकीज़ में सेव होता है, ठीक है? हाँ, लोग बोलते हैं इनकॉग्निटो मोड पर कुकीज़ में सेव नहीं होता है। हाँ, ऐसा भी हुआ था कि जो गूगल फॉर्म डाले थे कंपनी ना, उसके इनकॉग्निटो मोड में भी कुकीज़ अलाउड थी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो लोगों पे सेव होती है, वो नहीं लगी। एग्जैक्टली ये बोल रहा हूँ। सो पीपल आर थिंकिंग कि ये स्पाई नहीं हो रहा है, बट वो स्पाई हो रहा था, वो एक्चुअली हो रहा था। तो एक चीज़ आप अगर कुछ नहीं कर उससे सेव रखें, जी हाँ, स्पेशली बैंक अकाउंट इंटरव्यू। तो मेरा सब पर्सनल मानना है, लाइफ में एटलीस्ट 2 अकाउंट रखो। एक रेगुलर खर्चे के साथ ज़्यादा इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हो, यूपीआई यूज़ करते हो, पेटीएम यूज़ करते हो, एक अकाउंट ऐसा रखो जिसमें ये कुछ भी फैसिलिटी नहीं हो। सबसे सिक्योर है आपका चेक पेमेंट, तो जो आपके हर इंसान की रेगुलर खर्चे होते हैं वो सेविंग होती है। तो जितनी आपकी सेविंग इसे भी अकाउंट में रखो जिसमें इंटरनेट बैंकिंग नहीं, इसकी यूपीआई नहीं, कुछ भी नहीं, पर उसमें एक गलती कभी मत करना कि मोबाइल नंबर जो है वो आपके मत नहीं हो, मोबाइल नंबर आपके ही देना। यदि आपने एक इंसिडेंट देता हूँ, अच्छा इंसिडेंट से ये मेरा हुआ है, मैंने इंटरनेट बैंकिंग बंद कर दी और मोबाइल नंबर नहीं दी, ठीक है? तो ओटीपी मुझे तुम्हारे बैंकिंग एसएमएस नहीं चली। अब किसी बंदे ने क्या करा, कहीं किसी ब्रांच से उस बैंक अकाउंट नंबर के लिए मोबाइल नंबर खुद का दिया, तो एक बार मोबाइल नंबर यदि आपका किसी और का सेट हो गया तो फिर वो सब कुछ कर सकता है। 2 अकाउंट रखिए, मिनिमम प्राइमरी सेकेंडरी अकाउंट। एक अकाउंट में कभी भी इंटरनेट बैंकिंग फॉर्म मत करिए, यूपीआई होगी उसमें आपकी सेविंग रखिए और उसके ओटीपी पे ध्यान, उसके हर स्टेप में ध्यान रखिए क्या आता है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। और एक अकाउंट ऐसा रखिए सब रेगुलर खर्चा रहिए और थोड़ा अपने आप को सिर्फ बेच सकते हो। 2 अकाउंट, हाँ। एक में कुछ भी नहीं है, फोन नंबर है मेरा, हाँ। बाकी ये सब चीजें चल रही है, एक में चल रही है जो सैलरी अकाउंट है हाँ। जिसमें पेमेंट आती है गवर्नमेंट की तरफ से। इसी 2 है सही, आपने जो में कर रखा है मैंने हिसाब से पूछा आपसे। उससे आप थोड़े बहुत सिक्योर हो जी, गया, हाँ। सेकेंडरी अकाउंट है वो तो इसमें है ही। एक से उसके लिए बस ये आप कहीं भी अपना ओटीपी मत डालिए, कहीं भी यूपीआई मत यूज करिए, जो भी फोन में ऐप्स है कभी भी गलती मत करिए कि आपके फोन में जो ऐप है वो अनऑथराइज्ड सेंटर्स है, गूगल ये है प्ले स्टोर जहाँ ऐप डालते हैं, कभी ऐसा मत करिए किसी लिंक से आप ऐप डालिए, क्योंकि वो ऐप जो है वो सिक्योर है या नहीं है ये आपको नहीं पता। सर वो जैसे मेरा बच्चा है, इसने मालूम है खुद का अकाउंट बना लिया, अपनी यूट्यूब पे अपनी एक वीडियो डालना उससे, इन दोनों ने फ्रेंड दो, अब उस चक्कर में मालूम ये मेरा फ़ोन बहुत दिन तक बन रहा है, फिर मैंने अलग अकाउंट बनवाया और फिर सही हुआ। तो इतना था कि 6 क्लास में सेंटर से बाकी खुद का मतलब ब्लूटूथ पर अपनी वीडियो वो करना से खुद का अकाउंट बना, अभी भी बना हुआ है। वो अच्छी बात है, तो मैं हैप्पी हूँ उसके साथ, बच्चा भी सब कुछ कर सकता है। अब सोचिए फिर हमारी जो जनरेशन में उसमें कितना टेक्नोलॉजी यूज है एंड उसका ब्रेन से काम करता है, ऐसा सोचता है, तो वो उसके करियर के लिए अच्छा है। मेरे
एंगल हाँ, में वो भी है। मैंने उसको डांटा नहीं कि आपत्ति ये है कि मेरा फोन से सब कुछ चलता है इसमें, Yes. इंटरनेट बाकी प्रॉब्लम आ जाए तो कुछ अब इसलिए मुझे मालूम है एक फोन लेके देना पड़ा उसको, बस हमने अब तेरा फोन तो कुछ भी कर सकते। ऑलमोस्ट जॉब्स तो भी आप समझ ही गए हो, जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो उस प्रॉब्लम्स के लिए जॉब तो डेफिनेटली मार्केट में निकले, कुछ स्टैटिक्स में निकले हैं यहाँ पे कि जॉब्स तो है डोंट वरी यार, किसी भी कंपनी खोल लो वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के लिए एक पर्सन की मिनिमम चाहिए, चाहे वो कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से दूर दूर से कोई लेके नहीं रहती है, चाहे वो खेती करता हो तो उसका सिर्फ कंपनी छोटी सी तो भी उसको एक पर्सन चाहिए ही चाहिए, उसमें ये समझ हो कि मेरे ये गलती करने से हमारी ये लीक हो जाएगी और हमको कंपनी में बड़ा लॉस झेलना पड़ सकता है। इनफैक्ट इसका एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ कि आप अगर जैसे इंदौर, रतलाम ऐसी भी किसी सिटी में रहते हैं एंड इफ़ यू आर अ वेरी गुड हैकर या इफ़ यू आर अ वेरी गुड कंप्यूटर रिस्पॉन्डर तो आपको पुलिस खुद घर पे तलाश करती हुई आ जाएगी और पुलिस आपको जो साइबर क्राइम सेल जो होता है पुलिस का वहाँ पे आपको बोलेगी कि प्लीज़ आप अपनी वॉलंटरीली या फिर जो भी आप पेमेंट लेना चाहते हैं पेमेंट लेकर के सर्विसेज आपकी यहाँ अगर आप उतनी कैपेबिलिटीज अगर आप लेंगे उन लोगों को एथिकल हैकर्स बोलते हैं, Ethical जो कि मतलब अच्छे काम के लिए हैकिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा जॉब्स है यार, जॉब्स की कमी नहीं है, बहुत डेडिकेशन की जरूरत होता है। मेरी करियर से रिलेटेड से बात होती है कि आप अपना करियर से कैसे बिल्ड करें। देखिए सब कुछ इंटरनेट है, ये सब कुछ इंटरनेट है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा रहता है। अब ये डाटा जाता है या नेटवर्क के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू डाटा जाता है। तो आपको यदि नेटवर्किंग के सब चीज़ पता है अच्छे से, जहाँ पे आप नेटवर्क पढ़ते हो कि यार ये डाटा एक जगह दूसरा कैसे पहुँचता है, तो डाटा जब भी चोरी होता है 99% नेटवर्क में ही चोरी होता है। यदि नेटवर्क में डाटा लीक हो गया, जिन लोगों को नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स अच्छे से पता है, जिनको एसटीडी की लेयर समझ आती है, उनको टीसीपी आईपी लेयर समझ आती है, उनके लिए ये फील्ड बहुत अच्छी है। और थोड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, बट यदि आप इफ यू आर एक्सपर्ट इन द नेटवर्क इन सम लैंग्वेजेस यू कैन बी क्रिएट अ गुड करियर इन सर्विस। मैं कहता हूँ हर टॉपिक को किस पर्टिकुलर को सभी से लिंक कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि आप ये समझ सकते हैं मुझे कहाँ जाना, मुझे स्पेसिफिक किस पर ध्यान देना है, ना कि सारी बुक्स पढ़नी बहुत ज़्यादा डीप है तो फिर सब कुछ अचीव नहीं हो सकता। कहाँ मेरा इंटरेस्ट है, मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, उसके लिए जॉब तो बहुत सारी यार, बहुत सारी जॉब्स हैं। ब्लॉकचेन, हम सब लोग अब तक करेंसी जानते हैं, पैसे करेंसी बोलते हैं ना, और ये सारी रुपीज़ जानते हैं जो कि आरबीआई द्वारा चलाई जाती है। एक रुपये पर बोला जाता है, आरबीआई ने कुछ सिखाया है, यूएस की करेंसी है, यूके की करेंसी, हर कंट्री का अलग अलग करेंसी है ना, फिर है डिजिटल करेंसी, उसे ब्लॉकचेन बोलते हैं। अभी काफ़ी सारी डिजिटल करेंसी इंडिया में, इंडिया में दो मत है, गवर्नमेंट बोलती है लीगलाइज्ड है, नॉन लीगलाइज्ड है, बट जो भी हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आई थिंक 2025 तक आप देखिए काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसी है जो कि आप देखिए मतलब इंडिया से मतलब नहीं, तो दूसरा प्रॉब्लम कैसा है, अब मुझे यूएस से पैसे भेजने किसी को $10,000, ठीक है ना, उसके लिए बहुत बड़ी प्रोसेस है, बहुत बड़ी प्रोसेस से निकलना पड़ता है। बट क्रिप्टो करेंसी जब आ जाएगी तब यहीं पे जो इंडिया में चल रहा है वही यूएस में चलेगा, तो ट्रांजेक्शन से बहुत ईजी हो जाएगा। अब इसका करंट डिसएडवांटेज एक ही है, वो है कि ये किसी बॉडी, किसी गवर्नमेंट द्वारा लीगलाइज नहीं है। कुछ कंट्री लीगलाइज करते हैं, कुछ कंट्री लीगलाइज नहीं करा है। बट फ्रेंकली मेरे मास्टर कार्ड में काम कर रहा है, बार्कलेज में काम कर रहा है, वेस्ट बैंक में काम कर रहा है। बार्कलेज इज लाइक इंडिया का से यूके तो बार्कलेज है, मतलब हर दूसरे कस्टमर में बार्कलेज अकाउंट होता है। वेस्ट बैंक ऑस्ट्रेलियन बैंक है जो बहुत बड़ी बैंक है। मास्टर कार्ड वर्ल्ड वाइड है, हम जानते हैं हर एक जेब में जो डेबिट कार्ड है वो 10% 5% क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो मास्टर कार्ड का, ठीक है, तो तीनों ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में मैंने काम करा हुआ है। हर कंपनी में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट वो फ्लोर है, एक कंपनी हो तो उसे ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज हर कंपनी जानती है कि नई करेंसी जो आने वाली है क्रिप्टो करेंसी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बिटकॉइन। हम सब डेली न्यूज़ पढ़ते हैं, बिटकॉइन बहुत बड़ा पॉपुलर वर्ड है, हालांकि बहुत सारी करेंसी आ चुकी है, बट बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी की नई डिजिटल करेंसी उसको मैं लिंक करता हूँ आप लोगों के एंगल से। आप लोगों को करेंसी समझना पड़ेगा, करेंसी क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होते हैं, कहाँ उसमें लीक हो गए, और
मेरी कॉलेजिंग की लाइफ से डिटेल से बोलूँ, सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पे आप जावा पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 9 ईयर्स से जावा पे ही काम कर रहा है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि आप जिस भी फील्ड में काम करो, एक फील्ड पकड़ो, मैं उसमें एक्सपर्ट बन जाओ कि आपसे आधी रात को आपको मालूम होना चाहिए इसमें क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी जावा का बहुत बड़ा रोल है, बहुत हाई वॉल्यूम में ट्रांजेक्शन होते हैं। आप सोचो ना, अभी HDFC का सर्वर डाउन होता था कुछ 10-15 दिन पहले, उनकी वजह से उनका क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया। हम तो क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ग्लोबली एक ही करेंसी चलेगी, तो कितना हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन। आप बोल रहे हो पूरी दुनिया को मैं एक ही सर्वर के अंदर जोड़ दूंगा। अब दुनिया में बहुत लोग हैं जो बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे जो ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ब्लॉकचेन का जो वॉल्यूम बहुत बड़ा है और मतलब फॉरेन ट्रांजेक्शन की वजह से ब्लॉकचेन का वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। बस अभी मानता हूँ इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है न्यूज़ पेपर्स में थोड़ी कम आती है, बट ट्रस्ट मी आफ्टर 5 to 7 years, आई थिंक 5 years से बोलता हूँ, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और दूसरी करेंसी भी आने लग गई है। उनमें बहुत सारा बिजनेस है। आप लोग सिर्फ थोड़ा करेंसी में ध्यान रखिए, कौन सी करेंसी होती है, कैसे ट्रांजेक्शन होते हैं, थोड़ा बैंक अकाउंट्स ऑपरेट करिए, डेबिट रेट्स क्या होते हैं हमारा होना चाहिए। नाउ कॉलेजिंग करिकुलर तब में जावा पढ़िए, तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज जो कि हाई वॉल्यूम परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी अच्छी होती है। सारे गेम्स वगैरह जावा में बनते हैं, जितना वो पढ़ेंगे उतना आपको ब्लॉकचेन समझ आने लगेगा। और काफ़ी सारे यूट्यूब की ब्लॉकचेन से ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, बहुत सारा पढ़िए। यदि आप लोगों को पैसे में इंटरेस्ट है, नॉट फॉर द कमाने में, मतलब कि उसके ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, बैंक कैसे उसको हैंडल करता है, तो ब्लॉकचेन डेफिनेटली। These are the programming languages. Because देखो, जितने अपने टॉपिक अपन लास्ट 1 hour में डिस्कस कर रहे हैं, उनमें से किसी टॉपिक तक पहुँचना है। मुझे ये पढ़ना है, मुझे गेमिंग डेवलप करना है, मुझे ऐप डेवलप करना है, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, साइबर सिक्योरिटी में जाना है, तो मुझे क्या पढ़ना है? These are the programming languages: C++, Java, Python, .NET, नेटवर्क, सॉरी लिखना भूल गया, नेटवर्किंग तो है, फिजिक्स, बिकॉज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाना चाहते हो या गेमिंग जाना चाहते हो। इफ यू आर एक्सपर्ट इन दिस ना, नो वन स्टॉप। आप इस्लाम में रहो या किसी कोण में रहो, और आपका एक बात, एक आइडिया तो आपने कुछ फिजिकल लाइफ में देखा हो, बच्चा सीखा हो, और उसको आपने एक बार कन्वर्ट कर दिया ना, तो आप उस फील्ड को टच करें। तो वैसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर पे जाओ। हाउ मेनी गुड आर फ्रॉम 10th-12th कौन सी स्टडीज? 10th-12th एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड? एस्पायरेंट्स ही बता दें, अभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मुझे नहीं लगता कोई भी इंजीनियरिंग करना कौन चाहता है वो बता दें। ऐसा कुछ सोचा है कि मैं इंजीनियरिंग किस में करना चाहता हूँ? कंप्यूटर साइंस। 12th में है या अभी स्टडी में? यदि आप लोग फील्ड माइंडसेट है कि मुझे कंप्यूटर साइंस में ही इंजीनियरिंग करनी है, आई वुड सजेस्ट, अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल्स बंद, वर्कलोड लो है, लोड कम है, एक सी की बुक खरीदो, पढ़ना शुरू करो। मानता हूँ फर्स्ट डे उतना समझ में नहीं आएगा, तब 2 बार 3 बार पढ़ोगे, और एक सोचो कि आपको, जैसे मेरे कुछ जब मैंने फर्स्ट टाइम सी सीखी थी अपने 11th में था, क्योंकि मेरा ब्रदर कंप्यूटर साइंस में अटैच था, उसको सुना कि तू पढ़ना शुरू कर। और हम लोग लूडो खेलते थे बचपन में, सांप सीढ़ी खेलते थे। उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करो कि आप लूडो बना सकते, मैं सांप सीढ़ी बना सकता हूँ। बस इनिशियल स्टेज पे आपको मैं बोल रही हूँ ये गेम बना, वो बना, नहीं हो पाए, वो बस एक समय लगता है चीज़ों सीखने में। लूडो, सांप सीढ़ी, अंगम चोकचन बचपन में खेला होगा, मेरे अपनी जनरेशन में अंगम चोकचन फेमस था, अंगम चोकचन है, हज़ार निचोड़ सिपाही है, ऐसे गेम बनाना शुरू करो, तो उससे क्या होगा कि प्रोग्रामिंग पढ़ने में मजा आएगा कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ है। तो जब ऐसे गेम्स बनाना शुरू करोगे तो आप प्रोग्रामिंग ज़्यादा समझ में आएगी। और ITCS में भी करियर बिल्ड करना है, तो आपको अपना करियर C++, जावा से आप बाहर नहीं निकल सकते, बिकॉज हमने जितना भी लेटेस्ट ट्रेंड पढ़े हैं वो इन्हीं से निकल जाता है। और विदाउट प्रोग्रामिंग सीखिए आप इंटरनेट प्रोजेक्ट में कुछ नहीं हो सकता ना, तो पढ़ना तो आप इसी ऐसे स्टार्ट करिए। इसका हेल्प ये होगा, चलो हो सकता है कि आप कुछ नहीं अचीव कर पाओ, सारे गेम्स नहीं बन पाए, बट आप इंजीनियरिंग में जाओगे, आपके पास कुछ नॉलेज होगा, तो आपको कॉलेज में, क्लास में काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा। मुझे कुछ तो पता है बारे में, 1% पता है, बट जो बच्चे हैं उनसे तो 1% आगे आज भी खड़ा हुआ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप अपने खुद के लिए कॉम्पिटिशन ईजी कर पा रहे हो। तो आप घर पे जाओ, ऑनलाइन अवेलेबल से बुक्स, C वगैरह की, C++ की,
ये स्टार्ट करो, बस यार ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हैं, ITCS के क्वेश्चन हैं, कुछ भी डालना है देखो आता बात पक्का आंसर दूंगा, लेकिन बहुत ओपन दूंगा क्या आगे इन्फॉर्म करता हूँ। जो कोई भी क्वेश्चन है किसी प्रकार का पास होने चाहिए बहुत सारे क्वेश्चंस है क्या सीखने में ये सारे टॉपिक्स सीखने में तो क्या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करियर बनाना है तो आपको ये सीखना भी पड़ेगा कि आगे मार्केट से ट्रेंड लिए आपको जॉब्स में आने पड़ेगा और ऑब्वियसली जॉब्स करियर बनाना है ये सीखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अब वो ज़माना जा सकता है वेबसाइट बनाना पहले वेबसाइट वगैरह बनती थी आपको अगर देखी होगी तो वो ज़माना जा चुका है। आपको आगे करियर जॉब करना है, खड़ा होना है, तो आपको सब कुछ सीखना ही पड़ेगा। और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ सीखना इसका एक मतलब मैं भी इसमें आंसर को ऐड करना चाहूँगा। मतलब अभी हम लोग सवेरे आँख खोलने से लेकर के शाम को वापस सोने के वक्त में आँख बंद करने तक बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसी तरह से आने वाले जैसे पहले क्या था, पहले बैंकिंग सेक्टर में जॉब होती थी, सारा कुछ डॉक्यूमेंट जो है ना हार्ड कॉपीज में मेंटेन होता है। अब कंप्यूटर ने उसको पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है, सारा कुछ सॉफ्ट कॉपीज में ही मेंटेन होता है, कुछ भी हार्ड कॉपी में मेंटेन होता ही नहीं। अब उसी तरह से क्या है, आने वाले टाइम में एवरीथिंग विल बी रिप्लेस्ड बाय IoT, एवरीथिंग विल बी रिप्लेस्ड बाय कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि अभी क्लाउड कंप्यूटिंग की अपन बात कर रहे थे, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में अभी भी आज की डेट में भी डिपेंडेंसी इंडिया में क्या है कि जब तक आपके पास में एक लैपटॉप या एक मोबाइल नहीं होगा तब तक आप गूगल का सर्वर एक्सेस नहीं कर सकते, अमेज़न का सर्वर एक्सेस नहीं कर सकते और अपना कंप्यूटर भी लोड नहीं कर सकते। बट आने वाले टाइम में क्या होगा, यू जस्ट हैव टू हैव अ पेन, उस पेन में एक लाइट निकलेगा एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस योर एवरीथिंग। मतलब आपका मोबाइल भी उसी में होगा, आपका कंप्यूटर भी उसी में होगा, एवरीथिंग विल बी टू दैट। तो आने वाले 5 साल में 7 साल में ये सारी चीजें हमारे पास में होने वाली है, हमारे सामने होने वाली है। अगर हम इसको बनाना सीख जाएंगे या इसको रिपेयर करना सीख जाएंगे तो इट इज यूजफुल फॉर अस, हम इसमें बहुत पैसा कमा सकते हैं और हम इसको लोगों को सिखा सकते हैं कि आपको इसको यूज कैसे करना है। तो वी कैन बी एजुकेटर, वी कैन बी ट्रेनर और हम लोग इसमें अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ यूजर बने रहेंगे तो हम भी रेंट पे करते रहेंगे और इन सब चीजों पे इसको यूज करना भी हमारी जरूरत हो जाएगी। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अभी हम वीडियो कॉल करते हैं तो हमारे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर ही हम किसी को देख पाते हैं। आने वाले टाइम में देयर वुड बी 3D वीडियो कॉलिंग, जिसमें जैसे वर्चुअल रियलिटी को मिक्स कर दिया जाएगा मोबाइल के अंदर। हमको ये सामने वाला जो है 3D अवेलेबल होगा, हमारा जो भी रिलेटिव है, डिस्टेंट रिलेटिव या डिस्टेंट फ्रेंड है, वो सामने अवेलेबल होगा, हम उससे बात कर पाएंगे। तो एक ये कि हम वो चीज क्रिएट कर पाए उस तरह की एप्लीकेशन कि हम 3D किसी को अपने सामने खड़ा कर सकें, और एक कि जस्ट एज एन एंड यूजर हम लोग उस, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया करने वाली है एज एन एंड यूजर कि मतलब वो हम लोगों ने किसी को वीडियो कॉल किया और सामने किसी को देखा और ऐसा लगा कि बिल्कुल वो हमारे सामने खड़े हुए और हम उनसे बात कर रहे हैं। तो इट इज गोइंग टू हैपन इन यू नो वेरी वेरी सून। मतलब इनफैक्ट मतलब जो वीडियो कॉलिंग वाली भी बात कर रहे हैं तो अगले 2 से 3 साल में हमारे सामने आने वाली है, क्योंकि इट्स अंडर टेस्टिंग पीरियड। जैसे कि ड्राइवरलेस की कार की बात की तो टेस्ला ने मतलब फाइनल टेस्टिंग शुरू कर दिया है, गूगल ने फाइनल टेस्टिंग शुरू कर दी। फाइनल टेस्टिंग मींस कि इन नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑन रोड हम लोग उन गाड़ियों को देख पाएंगे। अभी उन लोगों ने फाइनल टेस्टिंग के रोड्स पे वो गाड़ियां चलाना शुरू कर दी। इनफैक्ट आई कम फ्रॉम वोल्वो, मतलब वोल्वो आइशर, तो वोल्वो बैकग्राउंड में हम लोगों ने ट्रक्स बनाने शुरू कर दिए जो रोबोट इन द सेंस कि मतलब उसमें रोबोट सीट पे नहीं बैठा हुआ, बट इट्स ऑल कंप्लीटली ऑपरेटेड बाय अ रोबोट। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैकेनिज्म है जो उस पूरे ट्रक को ऑपरेट कर रहा है, और वो ट्रक क्या कर रहा है, माइनिंग ऑपरेशन में काम कर रहा है। मतलब खदानों में जहाँ इंसानों के लिए गाड़ी चलाना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, वहाँ वो पूरी ड्राइविंग कौन कर रहा है, मतलब इस गाड़ी के अंदर कोई इंसान है ही नहीं। तो जो वहाँ पे वोल्वो के हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो भी सब रोबोट्स ऑपरेट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन खदानों में खोद रहे हैं और वो खदानों से खोद करके ट्रकों में माल डाल रहे हैं, ट्रक अपने आप चल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई आदमी अवेलेबल नहीं है। पहले जब कॉल माइनिंग के अंदर इंसान काम करते थे और वो जब धंस जाती थी गुफाएं उनकी तो इंसान बहुत ज्यादा मरते थे, अब वो सब चीजें नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे इंसान होगा ही। एवरीथिंग वुड बी यू नो दैट। आप यहाँ इस रूम में बैठे हो और आप हो सकता है साइबेरिया की किसी खदान के अंदर काम कर रहे हो, आप इस रूम में बैठ गए। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 4-5 इयर्स। तो हम लोग ये अगर फ्यूचर रेडी होना चाहते हैं तो मतलब टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड, बट हम लोग कितना ज्यादा उसमें अपने आप को एंगेज कर सकते हैं वो एक तो फायदा तो बहुत ज्यादा है। और मतलब यही एक फील्ड रहेगा क्योंकि आप चाहे कुछ भी करें, be a mechanical engineer, be an automobile engineer, be any into any field,
अगर एक कलेक्टर होगा तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज होना जरूरी है, एसपी होगा तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज होना जरूरी है, बैंक मैनेजर होगा तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज होना जरूरी है। तो एवरी फील्ड विल रिक्वायर दिस। और फॉर एग्जांपल देता हूँ, चाइना में भी क्या होता है, काफ़ी सारे एक जितने ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं उन्हें चश्मा पहना है। यस, तो चश्मे से क्या होता है, वो चश्मा एक सर्वर से कनेक्टेड है जहाँ पे सारे क्राइम्स रिकॉर्ड्स अटैच होते हैं ना। ट्रैफिक पुलिस वाला कुछ नहीं करना, जस्ट देखना है जो वो काम कर रहा है ना, जो फोटो कंटिन्यूसली स्कैन हो रहे हैं, तो जो फोटो उस डाटा बेस से मैच होता है क्रिमिनल जो क्राइम है वो वही अलर्ट हो जाता है कि यार ये क्राइम जिसने करा वो यहाँ से निकला है सबसे। आप सोचो कि क्रिमिनल को पकड़ना कितना ईजी हो गया है। अदरवाइज कोई यहाँ से निकल रहा है क्रिमिनल किसको पता है, बट ये पुलिस वाले जब चश्मा पहन रखा है चाइना में, उसको मालूम पड़ जाता है कि अरे क्रिमिनल। Google Lens is coming again. हाँ। Google Lens is So coming. face lock is already there. Yes. You're using face lock in your mobile phone, so what it's doing? It's scanning your whole face. Yes. So you're feeding information by yourself. नेक्स्ट दुनिया है, नेक्स्ट दुनिया में जाते हैं। So अब आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए जॉब में यही अवेलेबल है। मतलब आपको करना क्या है, आपको मशीन्स को मैनेज करना है, क्योंकि एवरीथिंग विल बी डन बाय मशीन। अभी जैसे हो रहा है कि घर बना रहे हैं तो लोग बना रहे हैं, आने वाले टाइम पे घर लोग नहीं बनाएंगे, मशीन्स बनाएंगे। ब्रिक्स रख रहे हैं, सीमेंट प्लांट रख रहे हैं, उसके ऊपर फिर नया ब्रिक, ये सब नहीं होने वाला है। आने वाले टाइम पे क्या होगा कि कंक्रीट पिलर्स जो है वो मशीन्स बना करके रख देंगी, उसको आपको सेट करना है बस उठा करके, वो भी मशीन के थ्रू सेट होगा। तो आने वाले 4 साल में 5 साल में वी आर गोइंग टू सी दिस बिग चेंज। हार्ट सर्जरी यार ओवर करता है। हाँ, हार्ट yes. सर्जरी सबसे पहले देखो अपनी बॉडी सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है, आपका सर और हार्ट सबसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं। या किसी डॉक्टर से बात करेंगे ये रोबोट बदल है, तो आई थिंक मेरा सबसे कॉम्प्लेक्स वो दुनिया में दिमाग की सर्जरी है। दिमाग की सर्जरी बहुत डिफिकल्ट है, वो रोबोट करता है। वो रोबोट करती है, सोचिए दुनिया उस तरफ चल रही है बस। एवरीथिंग इज ऑन सिमुलेशन, सारा कुछ सिमुलेटर्स पे है। और आप मतलब जैसे ड्राइविंग का भी, जैसे इन्होंने बताया पायलट वाला, ड्राइविंग सिमुलेटर्स भी है। इनफैक्ट मैं इंदौर में मेरा खुद का जो कंपनी का इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम लोग कमर्शियल ड्राइव भी सिखाते हैं ड्राइवर्स को, ताकि मतलब वो वोल्वो के और आयशर के ट्रक्स वगैरह ऑपरेट कर ले। तो उनके लिए कार का भी सिमुलेटर है, ट्रक का भी सिमुलेटर है, सो दैट दे कैन हैव अ फील विदाउट एक्चुअली क्लाइंबिंग अप इन दी एक्चुअल ट्रक। आप एक्चुअल ट्रक में मत बैठो, एक्चुअल बस में मत बैठो, उससे पहले आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये जब गाड़ी रोड पे चलेगी तो इसके साथ क्या होने वाला है और मुझे इसको चलाने के लिए, संभालने के लिए क्या करना है। सो यू कैन, पुणे में एक मारुति ड्राइविंग स्कूल है, यस, वहाँ पे आपको डायरेक्ट आप नहीं जाते हैं, CIIT सिमुलेट कर रखा है। सेम सेटअप इज देयर इन इंदौर विद अस, सेम सेटअप इज देयर। ड्राइविंग सीखने के लिए कार नहीं चलानी, जैसे सिमुलेटर पे बैठ रहा है, वहाँ पे पूरे सीखना फिर रोड पर चलना है। जस्ट गुड यार, तो आप कार नहीं है तो रोड पे चला रहे हो तो किसी की डेथ हो सकती है यार। बेटर है कि आप पहले घर में सीख लो, हो जाओ 76 रेडी हो, फिर आप रोड पर In fact, मतलब I am going to have an exposure visit from this institute. तो मतलब same setup is there with us in Indore. तो it's kind of VR laboratory. तो वहाँ पे मतलब they can experience it. Everything is on simulation. मतलब आपको नाइट ड्राइविंग करनी है तो it will show you night mode. आपको रेन में ड्राइविंग करनी है तो it will show you rainy मानसून मोड. So everything is there in that simulation. मतलब आप एक कमरे में बैठे हो, मशीन के ऊपर बैठे हो, you are realizing कि मतलब आप क्या कर रहे हो और पूरा बिल्कुल बाहर जो एटमॉस्फेयर होगा, वेदर होगा, वो आप सेंस कर पाओगे। तो that's the beauty of artificial intelligence. IoT और VR दोनों मिक्स है। Yes, exactly. नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है, बोलो। एंड इनफैक्ट लाइक जैसे कि अभी आपको आपका जो क्वेश्चन है कि ये कैसे यूजफुल होगा, अभी हम लोग जैसे कि सोशल मिशन का एक प्रोग्राम बना रहे हैं हमारी कंपनी के लिए। तो लाइक टूरिज्म को कैसे हैंडल करना है। लद्दाख एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत ज्यादा बैरन लैंड है, तो आपको बहुत ज्यादा होटल्स नहीं मिलेंगे, बहुत ज्यादा मोटेल्स नहीं मिलेंगे, आपको रेस्ट रूम्स नहीं मिलेंगे। तो उस जगह के लिए हम लोगों की कंपनी अभी सोशल मिशन पे काम कर रही है। स्लो इट्स मतलब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, बट मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे यूजफुल है। तो अब क्या हो रहा है कि हम लोग वहाँ पे मतलब नए कैफे और नए मतलब रेस्ट रूम्स वहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं। सो दिस ऑल रेस्ट रूम्स विल बी हैंडल्ड फ्रॉम अ सेंट्रल कंट्रोल रूम व्हिच विल बी इन दिल्ली। तो पूरा IoT बेस्ड होगा। IoT बेस्ड उसमें होगा कि अगर किसी ने एक टॉयलेट यूज किया और वहां आया तो वहां पे बदबू कितनी आ रही है वो दिल्ली में उसको बताओ। वहां पे आप मुझे उसको वापस से ऑक्सीडाइज करना है, मुझे उसको फिर से पूरा सैनिटाइज करना है, तो मुझे कितना केमिकल यूज करना है, यहाँ पे बैठे हुए उसको दिल्ली के उसके सिस्टम के ऊपर देखिए। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। मतलब हर चीज होगा। आप सोच सकते हैं टॉयलेट के लिए कि अगर किसी ने टॉयलेट यूज किया है और उसके बाद वो मतलब कौन सी मेथड कितनी है वहां पे, ये आपको पता चलेगा दिल्ली के कंप्यूटर पे। अब उसको खत्म करने के लिए आपको क्या स्प्रे करना है वो आप कर सकते हो यहाँ से बैठे। जो लोग बाहर नहीं जा सकते, आजकल ऐसे ट्रिप होने लग गए हैं, वर्चुअल ट्रिप्स। आप हर कोई सिंगापुर जा सकते हैं, लंदन
तो जैसे वर्चुअल ट्रिप बनते हैं ऐसे वर्चुअल रियलिटी तो आपको चलेगा आप यूके में या यूएस में ही हो, एक्चुअल फील ले लोगे आप बिना वहाँ जाए। तो इस पूरी दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही चल रही है। धीरे धीरे आप देखेंगे ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं आपको 2-3 साल 5 साल लगेगा, हाँ यार उस दिन था वो सच है, वो होने लग गया है। एंड अगेन टू ऐड ऑन दैट, यूनिवर्सल स्टूडियोज के बारे में आप प्लीज गूगल कीजिएगा। यूनिवर्सल स्टूडियोज क्या होते हैं कि जैसे कि अगर आप जाएंगे यूएसए में और जापान में, सिंगापुर में, स्विट्जरलैंड में, यहाँ पे कुछ अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, एडवेंचर पार्क्स हैं। तो जो मूवीज हम देखते हैं, हैरी पॉटर मूवी हम देखते हैं, स्पाइडरमैन मूवी हम देखते हैं, ऐसी जो कि मतलब काफ़ी मतलब मैथोलॉजिकल और साइंटिफिक फिक्शंस को मिक्स करके बनाई हुई जो मूवीज होती हैं, जिसमें हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ में कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए होते हैं और हमको पता है कि वो सब एक क्रोमा के ऊपर सीन शूट किया होता है। यूनिवर्सल स्टूडियोज में आपको पूरे सेटअप्स बना के दिए जाते हैं और वर्चुअल रियलिटी में आपको लगेगा कि आपने हैरी पॉटर के टेलीफोन बूथ के अंदर आप इंटर किए, आपने फ़ोन उठाया और आप गायब हो गए और आप किसी और शहर में पहुंच गए। सो यू विल एक्चुअली एक्सपीरियंस इट। तो यूनिवर्सल स्टूडियोज जो हैं वो इस तरह के अम्यूजमेंट पार्क इस तरह के, तो वो सब वर्चुअल रियलिटी IoT पूरा कंप्लीट मिक्स करके दे आर गिविंग यू एवरी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। आपको लगेगा कि यू आर पार्ट ऑफ दैट मूवी। आप स्पाइडरमैन में तो आपको लगेगा कि आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे कूद करके चले गए। आपको लगेगा कि जुरासिक पार्क का डायनासोर आपके बिल्कुल मुंह के पास में आ गया और आप जस्ट बच गए हैं। यू आर सो यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट मूवी, यू विल एक्चुअली लीव इट। तो वो एक्सपीरियंसेस जो है सब वर्चुअल रियलिटी और IoT के थ्रू दिए जाते हैं। सो एंड यू कैन सर्च इट, मतलब इट्स हैपनिंग इवन टुडे। सो जापान में ओसाका में है, आई हैव आल्सो विजिटेड, और यूनिवर्सल स्टूडियोज, इसके अलावा सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका में है। तो यू कैन मतलब यू कैन गूगल एनी टाइम, यू कैन सी एवरीथिंग इज हैपनिंग। तो अगर हम लोग इस फील्ड में अपने आप को कनेक्ट करना, एसोसिएट करना चाहते हैं तो वी हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी, एम्पल। और साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जो हम चाहे ना चाहे हमें करना पड़ेगा अपने आप को उससे एसोसिएट। यदि आपको उस फील्ड में जाना नहीं है तो भी आपको उसका अवेयरनेस डेफिनेटली चाहिए। जाना नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, बट साइबर सिक्योरिटी से बचने का नॉलेज तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो उसके बिना आप खुद सेफ नहीं, चाहे आप घर में बैठे हो फिर भी आप सेफ नहीं। Okay, 2 more questions on their behalf. First, कि जो कि like we had to gather data कितना है, right? So if you are getting that job in IT industry, so how much they will be earning? Secondly, what would be the culture they would be experiencing in an IT industry? क्या culture होता है? क्या traits होना चाहिए किसी individual में वहाँ पे survive करने के लिए? क्या क्या challenges होते हैं? ठीक है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख करता हूँ कि आपके इंजीनियरिंग कंपनीज में कैसे क्या होता है, ठीक है। What kind of jobs are there? Means there would be lot of jobs, lot of designations, other than designations. So, for which particular designation they should apply? The corporate world और कॉलेज लाइफ, फैमिली लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। बिकॉज कॉर्पोरेट में जब भी आप जॉब करते हो, कॉर्पोरेट का एक ही लॉजिक है, एटलीस्ट आप ऑनेस्ट अपने काम करो और योर वर्क, इफ यू आर ऑनेस्ट ना, फ्रैंकली है मतलब बहुत चीज़ कंपनियों में काम करा, बहुत से लोगों में काम करा, इतना अपने वर्क पे आप ऑनेस्ट ना तो कुछ नहीं होने वाला है। चाहे दुनिया में कितना भी रिसर्च आ जाए, कुछ भी हो जाए, बट इधर अपने वर्क पे ऑनेस्ट हो। और ये सिंपल थ्योरी प्रिंसिपल हर जगह चलता है, हर कंपनी में हर जगह फिट होता है। इफ़ यू आर ऑनेस्ट कुछ नहीं होने वाला। ऑनेस्ट का मतलब ये नहीं कि सच बोल रहा हूँ यार, आप जो 8 घंटे 2 घंटे से काम कर रहे हो ना वो ठीक है ना। एक प्रॉब्लम होती है, हम जो कॉलेज से पढ़ के आते हैं और जो कंपनी में करते हैं उसमें उस नॉलेज में बहुत बड़ा गया है। चाहे आप इंडिया के किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे हो यार, मतलब मेरी नेफ्यू है वो BIT से पढ़ती है, बट मुझे वो IT पे ही पढ़ती है। तो मैं IT का तरीके से गैप दिखता है, मैं डेली उसको हेल्प करता हूँ, गैप फील होता है। तो वो गैप तो डेफिनेटली है। और शुरू के 6 महीने या 6 महीने 1 साल बहुत टफ बीतेंगे आपका ITCS में। फिर मैं जो पढ़ के मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा काम कल तक खत्म करना है, वो खत्म नहीं होने वाला है। एंड जो आपका सुपीरियर है, जो भी आपको लीड कर रहे हैं, वो आपको समझता है कि आपसे नहीं होने वाला। तो मैंने ऐसे इंसिडेंट देखे, लोग जॉब छोड़ देते हैं उस प्रेशर में आने पर। बट मैं यदि 6 महीने आप प्रेशर अपना हैंडल करो, आप थोड़े से पोलाइट रहो, तो हर कोई आप कॉर्पोरेट हेल्प करता है। ऐसा नहीं है ऐसा हार्श होता है कि नहीं तो आज काम किया तो कल निकाल देंगे। तो उनको ही पता है कि जब वो भी इंजीनियर थे तो उनकी हालत क्या थी। सब उसी फैक्ट्री से निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वैसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा 6 महीने टफ मिलते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में घुसो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में घुसो या IT में घुसो,
6 महीने एक साल बहुत टफ बीतता है बिकॉज इंडस्ट्री डिमांड और एजुकेशन में बहुत बड़ा गैप होता है। बट यदि स्पेसिफिकली ITCS की बात करता हूँ भाई, मैं जब कॉलेजिंग में था तब मेरा मैं था 11th-12th से क्लियर था कि मुझे क्या करना था। तो मेरे हाथ में मुझे C लैंग्वेज मेरी एक्सपर्टीज थी। तो यदि आप ITCS में एक लैंग्वेज किसी एक लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो तो फिर आपको पूरी ITCS होना आ जाता है इजी। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कॉलेज वगैरह में, आपको 10 लोग पढ़ाए जाते हैं, वो 10 लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, लेकिन बच्चा क्या कोशिश करता है टीचर गलती टीचर की है कि वो 10 सब्जेक्ट को फोकस करने लगता है। या आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो बट उसमें इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि आपको आधी रात को भी हर चीज अच्छे से क्लियर हो। उससे क्या होगा, जितना देखो होता है क्या, एक तो ITCS इंडस्ट्री में हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तब हर चीज़ तो आप एक चीज़ ग्रैब नहीं कर सकते। बट आपने एक चीज़ परफेक्ट करी हुई है तो आपको फिर जो नई चीज़ें आ रही है ना उसको ग्रैब करना बहुत ईजी है। तो आप एक जगह पकड़ लो कि मुझे ये स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि देखो मशीन से बात करने का तरीका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है किसी मशीन से बात करने का। आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी करनी है ना तब आपका करियर बिल्कुल स्मूथ बीतेगा। तो कॉलेज में प्रॉब्लम क्या है कि टीचर्स स्टाफ जो है वो ये बोलते नहीं है कि वो ये समझ भी नहीं पाते कि मेरा जो स्टूडेंट है वो किस फील्ड में इंटरेस्टेड है, उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए गाइस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो तो तुम्हारा करियर स्मूथ बीतेगा, बजाय 10 लैंग्वेजेस पढ़ने से। ये कोर्स कर लूँ, मेरा दोस्त वो कोर्स कर रहा है इसलिए मैं भी वो कोर्स कर लूँ, अच्छा इसने नहीं कहा मैं भी ये कर लूँ। नहीं, मेरा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पे कंफर्टेबल वो एक स्ट्रॉन्ग कर लो, आपका करियर अपने आप स्मूथ बीतेगा ना। दूसरा क्वेश्चन आप आता है कि जॉब किस टाइप की होती है, ठीक है ना। जब भी कोई छोटा सॉफ्टवेयर या बड़ा सॉफ्टवेयर बने ना, अलग अलग रोल्स होते हैं। मैं आप लोगों को लिंक करता हूँ फेसबुक से, तो सब लोग रेगुलर फेसबुक यूजर, यदि आप सब खुद का फेसबुक बनाना चाह रहे हो तो कितनी प्रकार की जॉब्स होती है। पहली जॉब जो आप खुद देखते हो UI कि यार फेसबुक का सर्च बटन यहाँ है, फोटो यहाँ है, कौन सा कंटेंट कहाँ आएगा, कितना फॉन्ट आएगा, उसको UI डिजाइनर बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपको पता क्या यूजर इंटरफेस कैसा होना चाहिए कि यूजर के लिए स्मूथ, और उसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च होती है। बहुत बड़ी रिसर्च टीम बैठती हुई दिखती है जो मैं ऐप बना रहा हूँ वो किस एज ग्रुप के लिए है, वो एज ग्रुप कौन सा कलर पसंद करेगा, वो एज ग्रुप कौन सा फॉन्ट पसंद करेगा, क्योंकि हर एज ग्रुप की अलग चॉइस होती है, अलग UI डिजाइनिंग होती है, ठीक है ना। तो इसके पीछे रिसर्च टीम भी रखती है उस कलर और उस फॉन्ट पे रिसर्च करने के लिए। नॉट फिर UI सोचता है कि यूजर को कितना क्लिक कहाँ करना पड़ेगा, उसके लिए UI UX टीम बैठती है ना। ये एक जॉब होगा ना। उसके पीछे बैठता है एक प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग करता है, जो कि बात है कि डाटा यहाँ से यहाँ दिखना चाहिए, मैं अगर फ्रेंड सर्च करूँ तो सारा डाटा डाटाबेस से निकल के पेज पे दिखना चाहिए, एक जॉब वो होती है ना। मेरे से लोग जो काम करते हैं इस टाइप का काम, इनको चेक करने के लिए टेस्टर्स, जो कि ये वो देखते हैं कि जो काम एक्चुअली हुआ है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो जिन लोगों को अच्छा लगता है किसी चीज़ में कमी निकालना, पेरेंट्स बोलते हैं तो हर जगह कमी निकालने की, इसमें ये कम है, अभी दाल में नमक कम है, इसमें ये कम है, वो कम है, वो कम है। यार वो नेचर जो है ना, टेस्टिंग बड़ा काम आता है। वो नेचर देखो ना, हर जॉब एक नेचर को बिलोंग करती है। कुछ लोगों को नेचर से इनोवेशन करना है, कुछ नया करना है, वो एक जॉब को बिलोंग करता है। कुछ लोगों को तो यार मम्मी यार इसमें कम है, ये कम है, वो कम है, वो टेस्टिंग को बहुत हेल्प करता है। तो वो ना हर चीज़ को थोड़ा कमी वाले इंटर से देखता है। एंड देखो यदि कोई इंसान ये बताते हैं कि यार आज इसमें ये कमी थी तो डेफिनेटली वो चीज़ नेक्स्ट अच्छी बनेगी, वो उससे अच्छी बनेगी, ठीक है ना। तो वो रोल वो नेचर समटाइम टेस्टिंग रोल्स बहुत हेल्प करता है। या उल्टा सोचने वाले लोग, बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है कि यार आपका नाम 10 फैक्टर का हम 100 डालेंगे सर नाम देखते इसमें क्या होता है। तो वो एटीट्यूड भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। एंड ऐसे लोगों के लिए अलग से रोल होता है। एक होती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, जहाँ साइबर सिक्योरिटी, जहाँ पे देखा जाता है कि जो डाटा आपने फेसबुक पर डाला है वो कहीं चोरी हो सकता है, उसकी साइबर सिक्योरिटी की जॉब होती है अलग से। दूसरा होता है नेटवर्क्स वाला, कि नेटवर्क सेटअप सर्वर सेटअप्स वाली जॉब होती है, जिसमें देखा था कि जो आपने सर्वर इंफॉर्मेशन बनेगी वो कहाँ स्टोर होगी, कितनी कैपेसिटी का सर्वर चाहिए, क्या रैम चाहिए, क्या हार्ड डिस्क चाहिए, क्या सर्वर चाहिए, कितनी सिक्योरिटी उसमें थी, उसके लिए अलग से जॉब होती है। होता है डाटाबेस डिजाइनिंग, सारा डाटा एक सर्वर के साथ सेव होता है, बट वो सेव किस तरीके से होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहे। परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि अगर आपने फेसबुक एंटर डाला, आपके इंटरनेट की स्पीड है 10 MB सारी स्पीड,
अगर आप पेज लोड होने में 5 मिनट लग जाए तो आप उन्हें बंद करो, बकवास से ज़्यादा क्या है। तो परफॉर्मेंस बहुत बेटर है, क्योंकि ना आजकल हर इंसान में पैसे की कमी हो गई है। तो 5 सेकंड 3 सेकंड पेज खुलना चाहिए, उससे ज़्यादा बकवास से बंद करो यार। आप देखोगे हॉटस्टार पे जब क्रिकेट मैच होता है काफ़ी मिलियंस लोग मैच देखते हैं, बट ये चीज़ सोचो वो मैच अटक जाए, बॉलर बॉल डाल रहा है, खास रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा है, वो देखिए उसमें मैच जो रुका पड़ा हुआ है। परफॉर्मेंस बहुत फास्ट है। ऐसा एक फॉर एग्जाम्पल है परफॉर्मेंस का शेयर मार्केट, शायद शेयर मार्केट से ज़्यादा तेज परफॉर्मेंस कहीं नहीं रहता, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में शेयर के रेट ऊपर नीचे होते हैं। तो वेबसाइट जो है बहुत हाई परफॉर्मेंस वाली चाहिए। आप वो यदि 10 सेकंड में भी उड़ा दो फिर वो सर्वर के शेयर से रेट ऊपर नीचे होते हैं। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस डेवलपमेंट, डाटाबेस डिजाइनिंग ज़्यादा होती है। नाउ अब होता है सब सोचने वाला इंसान, उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट। आपको एक आर्किटेक्ट चाहिए जो कि आपको बताएगा कि ये टेक्नोलॉजी यूज़ करो, ये सर्वर यूज़ करो, ये करो, ये करो, वो करो। तो वो जो कि मेरा रोल है डिज़ाइन में, मैं मास्टर का आर्किटेक्ट हूँ, तो वो रोल होता है यार ये फिट है इस सर्वर के लिए, इस एप्लीकेशन के लिए। आर्किटेक्ट कुछ डिजाइनर्स होते हैं जो कि बोलते हैं कि कम्युनिकेशन लेयर की होनी चाहिए एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स पे, तो ये हमारी सिक्योर रहेगी और हम सॉफ्टवेयर को रीयूज कर पाएंगे। तो दीज आर द जॉब मार्केट में। साइबर सिक्योरिटी जॉब फिर भी लगती है, हमेशा लगेगी, कितना भी डेवलपर आर्किटेक्ट कुछ भी कर ले, हैकर्स अपनी हैकिंग करके रहते हैं। इसलिए एक अलग से टीम होती है हर एप्लीकेशन की साइबर सिक्योरिटी कि ये एप्लीकेशन फुल्ली सिक्योर्ड है। आप सोचो कि आपने आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन बनानी है टेक्नोलॉजी में, तो अलग अलग वैरायटी ऑफ जॉब्स होती है और दुनिया में हर दिन बहुत सारी एप्लीकेशन बन रही है। तो जॉब्स का प्रोडक्शन कितना है, हर एक एप्लीकेशन के इतने सारे रोल होते हैं और इतनी ऐप्स बन रही है, तो कितने ऐप सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, तो कितनी जॉब प्रोड्यूस हो रही है पर डे टेक्नोलॉजी में। तो गाइस ये पक्का है कि इसमें जॉब बहुत सारी, इतनी सारी जॉब प्रोड्यूस होते हैं और हर प्रकार की जॉब प्रोड्यूस होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार इसको तो प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं आती है, तो क्या आईटी में क्या करेगा, अरे इसकी डिजाइन अच्छी है, वो डिजाइन करेगा। ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग के अलावा कुछ नहीं है। प्रोग्रामिंग तो एक प्रोग्रामिंग की रोल है, हार्ड है, उसके बिना सिस्टम चल नहीं सकता, बट उसके वेरियस साइड बहुत सारी जॉब होती है। डिज़ाइन, जिन लोगों को जैसे कि मेरी डॉटर है, उसको ड्राइंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मुझे दिखता है बहुत 3 साल की ना, मुझे लगता है कि शी इज गुड इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये नहीं वो इंजीनियरिंग हो सकते हैं, उसकी जॉब रोल है यूआई शेड का, जहाँ से जिन लोगों को कलर अच्छे समझ में आते हैं, समझते हैं कि ब्लू कलर का मतलब ब्लू के बहुत सारे शेड्स होते हैं, तो वो ध्यान से समझ में आना। तो उन लोगों के हर एक के लिए अलग अलग जॉब रोल्स हैं, क्योंकि ये कई बार क्या होता है, जैसे मेरे से लोग इसमें बॉयज को कलर का कोई इंटरेस्ट नहीं, ब्लू मतलब ब्लू होता है, तब गर्ल्स के लिए ब्लू के सेट बहुत सारे होते हैं, एवरीवन नोज, ठीक है। अब गर्ल्स के लिए यूआई टेस्टिंग में इंपॉर्टेंट होती है, ये ब्लू में अंदर है, जो हम उसमें दिखता ही नहीं, ये एक इंच में क्लास में जितने दिखाएंगे वो 1 इंच का डिफरेंस तो दिखता ही नहीं कभी, ठीक है ना। तो वैसे अलग अलग स्किल सेट्स के लोगों के अलग अलग जॉब्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। सिर्फ प्रॉब्लम कितनी से जाती है, आप अपनी स्किल को पहचान नहीं पाते और सही जगह अप्लाई नहीं करते। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सही टीचर, सही काउंसलर ढूंढिए, उससे कनेक्टेड रहिए और अपनी हर करियर ग्रोथ से शेयर करिए ताकि वो आपको गाइड कर सके, वो सही जगह को पहुँचा सके। पर अच्छे कॉलेजेस में वांटिंग ब्रांच मिलना मुश्किल है। देखिए ना, इसमें मैं काफ़ी सारे लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट है मनी परस्पेक्टिव कि नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी ना। मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, प्रॉब्लम क्या है ना, हम जब कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी इंडिया रैंकिंग क्या है, एमपी रैंकिंग क्या है, उसकी वजह से हम लोग जॉब सेलेक्ट कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, हम इसी में गलती करते हैं, हम रैंक देख के कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, हमको कभी रैंक के कॉलेज सेलेक्ट करना है क्योंकि अभी इंडिया रैंकिंग क्या चल रही है, हमें उसके पीछे ये भी देखना है उस रैंकिंग का पैरामीटर क्या है। वैसे मेरा पर्सनल व्यू है, जिस कॉलेज में अच्छे टीचर्स हो, जो थोड़ा कॉर्पोरेट का नॉलेज रखते हो, उस कॉलेज में अच्छा उसकी रैंकिंग कुछ भी हो, क्योंकि अच्छा टीचर ही अच्छा स्टूडेंट प्रोड्यूस कर सकता है। ये बेसिक थ्योरी है जो बहुत सालों से चलती आ रही है, वो रहेगी। जो पहले गुरुकुल कंसेप्ट हुआ करता बहुत सालों पहले, जहाँ अच्छे टीचर होते, यदि आपको सामने समझ था कि आपको मार्क्स इंटर कम आए तो जो वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग चल रही है वो नहीं मिल रहा है। आप ऐसे कॉलेज में जुड़िए जहाँ अच्छे टीचर्स हो, उनका टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है, उनका कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से कितना कनेक्टेड है, ऐसे कॉलेज मिल जाते हैं। और कभी कभी ब्रांच नहीं मिलती है तो उसके लिए कॉलेज अच्छी फैसिलिटी देती है कि आपकी उस ब्रांच में अच्छे नंबर का ब्रांच स्विच कर पाते हो।
हमने सब होता मैंने कई सारे केसेस देखे लोगों ने सेकंड ईयर में सेकंड ईयर ब्रांच थर्ड सेम में यू कैन चेंज योर ब्रांच। यदि आपके उस ब्रांच उस सेमेस्टर में फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटी भी खुली हुई थी। बट सिर्फ मेरा एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से यार हमेशा ढूंढो नॉट रैंकिंग वाइज कि उन्होंने अच्छी फैकल्टीज कहाँ पे कितनी एक्सपीरियंस फैकल्टी है और कितने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से अटैच है। ना कि ये देखो कि यार वो कॉलेज एसी कॉलेज है एसी लाइब्रेरी है वहाँ पे खाना इतना अच्छा मिलता है ये अच्छा मिलता है हाँ अच्छी फैकल्टी है वहाँ पर बहुत अच्छा है। बट स्कूल और कॉलेज से मैं बात नहीं करता तो व्हाट मैटर्स द मोस्ट एट द एंड ऑफ द डे इज द रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स टीचर्स का जो फोकस होता है वो मोस्टली कहता है कि इवन दो आई एम टीचर सो इवन दो आई वांट टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स बट एट द एंड ऑफ द डे क्या मैटर करेगा रिजल्ट कि जो भी मैंने डिलीवर किया स्टूडेंट को वो कैसा उसने परफॉर्म करा एग्जाम्स में तो दैट मैटर तो कोई दिखता है एग्जैक्टली कोई टेंजिबल थिंग होती है वो कितनी चीजें मैंने सुबह की उसका याद नहीं आएंगी बट मार्कशीट में सारा उसका परफॉर्मेंस दिख जाता है। जो टीचर्स का एक ये भी कंसर्न रहता है कि रिजल्ट भी अच्छा बनाए तो जो हमको सिलेबस भी कवर करना है ऑल दोस थिंग्स तो इवन आई बिलीव बहुत सारी चीजें जो सिलेबस में है आउटडेटेड है लाइक रिसेंटली अभी सीबीएसई ने सिलेबस चेंज किया लास्ट ईयर में है इंट्रोड्यूस पाइथन प्रोग्रामिंग उसके पहले जावा चल रहा था सीबीएसई में यस उसके पहले जावा चल रहा था बट इवन जावा में बहुत आउटडेटेड चीजें थी स्ट्रिंग वगैरह बहुत चीजें थी बट जो पाइथन कोर्स इज वेरी इंक्लूडिंग कोर्स काफी अच्छा है मैं मानता हूँ डेटा साइंस में इसका ज़्यादा फोकस है और अभी ड्यू टू कोविड-19 में वो चीज़ें हटा भी दी है सो इट्स ओनली व्हाट रिमेन्स इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। सो इतने कम टाइम में सिलेबस कवर करना और रिजल्ट भी डिलीवर करना ये भी टीचर्स का कंसर्न होता है। हाँ, सो ये थोड़ी सी मैंने स्टूडेंट्स को भी अपने एंड पे कभी होती है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड से वो निकल रहे हैं क्योंकि टाइम कम हो जाता है आपको सिलेबस भी करना है आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी करना है फिर आप कोई जो और चीज एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते हो। यहाँ थोड़ा स्मार्ट वर्क का मन जाता है स्पेशली टाइम पे खर्च तो जब आप इधर इधर तरीके से कर रहे हो थोड़ा सा यहाँ स्मार्ट वर्क की जरूरत है हमें कहाँ कितना ध्यान देना है तो क्या कर रहा है मेरा ऐसा मानना है 90 लाओ या 80 लाओ जॉब वही मिलने वाली है ठीक है ना बेटर है बट इवन क्राइटेरिया करता है बिकॉज़ आई वाज नॉट इसलिए 90 80 बोला 50 एग्जैक्टली बट इट डजंट मीन कि जो 50 से क्या है दैट इज एन एवरेज स्टूडेंट। तनिष्क जी यानी मेरे परसेंटेज अपन दोनों स्कूल्स में काफी साथ में पढ़ते थे हम दोनों स्कूल फ्रेंड्स हैं आते हैं 22 साल बाद मिले हैं ठीक है अपन 22 इयर्स तो मैं काफी एवरेज स्टूडेंट हूँ मुझे ये एक्सेप्ट करने में मुझे कभी शर्म नहीं आती मुझे ये कभी शर्म नहीं आती कि आई वाज एवरेज स्टूडेंट इन स्कूल ठीक है बट मुझे ये मालूम था मुझे 11वीं क्या करना है मुझे 11वीं मैंने सी पढ़ी थी क्योंकि मुझे मालूम था मुझे इंजीनियर बनना मुझे टेक्नोलॉजी में इसका कारण है मुझे अच्छा काउंसलर मिलेगा सारी बेसिक ये सब अच्छा काउंसलर मिलेगा ठीक है ना तो आपने मेरे 10th में एवरेज परसेंटेज है 11% एवरेज है बट अच्छी चीज़ क्या हुई मैंने एक चीज़ पकड़ ली थी ना बहुत करियर वहाँ से बन जाता है तो 100 लाओगे 90 लाओगे 80 लाओगे बट यदि आपको पता ही नहीं क्या करना है तो फिर परसेंटेज मिल जाते हैं। करियर गोल सेट करो कि मुझे ये बनना है उसके टूवर्ड्स काम करो ऑब्वियसली परसेंट कैरियर पास करना ही पड़ेगा उसके बिना आप इंडिया में आगे नहीं बढ़ सकते इंडिया का प्रॉब्लम होता कुछ सालों का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा तो फिर भी थोड़ा टाइम निकालो अपने गोल एंड बी स्पेसिफिक टू योर टूवर्ड्स गोल अच्छे काउंसलर हो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है 11वीं 12वीं कॉलेज छूटने में अच्छा काउंसलर नहीं मिलता बच्चा वहीं गति क्योंकि उसका पूरा करियर आने वाले 15-20 साल 3 साल पे ही डिपेंड है। आप जब तक 35-40 40-45 तक तो पूरे वो 3 साल डिफाइन कर लो और उन 3 साल में आप अच्छे काउंसलर पता है 1 घंटा काम पढ़ाई कर लो बट बेटर एक सही इंसान 1 घंटा बात कर लो। आप दिन भर घर में बैठ के पढ़ने से भी ना मुझे नहीं लगता है वो थोड़ी सही है कि 24 घंटे घर में बैठ के पढ़ाई करो वो आप आगे बढ़ा देंगे 1 घंटा कम पढ़ लो बट अच्छे काउंसलर से अच्छे पर्सन से बात कर लो जब करियर गाइड क्योंकि देखो समटाइम आपको पता ही नहीं पढ़ना क्या है और कुछ चीज़ पढ़ रहा उसका नहीं है तो थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड हो लॉन्ग टर्म गोल सेट करो शॉर्ट टर्म किया मैंने कल नोटिफिकेशन आ जाएगा मुझे यहाँ पर क्या है कि मुझे सब लोग तारीफ करेंगे मेरी वो शॉर्ट टर्म गोल हुआ तो लॉन्ग टर्म गोल सेट करोगे मुझे वो बनना है तो शॉर्ट टर्म गोल कंप्रोमाइज हो भी रहे हैं गुड लॉन्ग टर्म गोल सेट है मेरा एंड एट द एंड ऑफ लॉन्ग टर्म गोल ही पाना है तो थोड़ा बहुत 1-2 घंटे अच्छे काउंसलर ढूंढो अपने लाइफ में करियर में मेरे बड़े भाई बहन हो दोस्त यार हो कोई भी हो उनसे बात करो कि मेरे इस करियर गोल मुझे कहाँ क्या करना है। मतलब एक जस्ट लास्ट थिंग मतलब आपसे कुछ सेट करना चाहूँगी कीप रिसर्चिंग ऑन द टॉपिक्स
मतलब अभी मतलब जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट जो कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं, मतलब इट इज़ द स्टेज ऑफ शेपिंग अप देयर इंटायर करियर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी मतलब कोई एक बहुत बड़ा डिसीजन वो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं और उसी डिसीजन के साथ उनको आगे जाना है। तो आप हर टॉपिक के बारे में थोड़ा सा रिसर्च अपने एंड पे भी करते रहिए, सो दैट मतलब इवन आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन वो भी एक टाइम है जब आप ये डिसाइड कर सकते हो कि अब मुझे किस फील्ड में जाना है। ज़रूरी नहीं कि मैंने ग्रेजुएशन जिस फील्ड में कर लिया बस उसी में मुझे अपना करियर बनाना है। और ये हाँ, मैं कॉमर्स स्टूडेंट, मैंने 12th कॉमर्स से पास किया एंड मैंने बीसीए करा। ठीक है, बीसीए सेकंड ईयर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एमसीए करना और एमसीए में मैथ्स जरूरी है, 12th जरूरी है साइंस होना, अदरवाइज आप एमपी को छोड़ के दूसरी स्ट्रीम में अलाउ नहीं करते। तो मैं तो बीसीए सेकंड ईयर में ऑप्शन 12th ही थी, बिकॉज क्यों मुझे मालूम था कि यार क्योंकि कुछ सालों में रूल चेंज हुए थे कि आपको एमसीए एंट्रेंस के लिए साइंस में जरूरी थे, स्पेशली महाराष्ट्र का। प्रॉब्लम क्या हुआ जब मैं 12th था, ये मुझे किसी ने ज्ञान दिया नहीं कि यार तू इसी से कर। मेरा कॉमर्स में मैथ्स था कि तो स्पेस जरूर चाहिए, जो इतनी महाराष्ट्र कॉलेज चाहिए। मैंने वो बीसीए सेकंड ईयर में वापस से 12th करी थी बिकॉज मुझे एंट्रेंस देनी थी। तो जब जाकर जब सवेरा है रास्ते हमेशा अवेलेबल है, जैसे नहीं वो तो है। जब भी आप जाओगे, ये तो रियल एग्जाम्पल है, मेरा 12th 2 मार्क्स से मैंने 12th 2 पास कर दिए। तो ये सारी चीजें हैं, एक्सपोजर है, स्कोप है, और ये सारा के सारा नॉलेज जो है हम आप लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं कभी भी। तो फॉर कंसल्टेंसी वी आर ऑलवेज हियर। मतलब में ये सब चीज शुरू करने का रीजन ही यही है। एंड सिद्धार्थ इज आल्सो एसोसिएटेड तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड परवेश सर और सिद्धार्थ दोनों हमारे साथ में हैं। परवेश सर इज एनी टाइम हियर, सिद्धार्थ इज आल्सो अवेलेबल ओवर फोन, ओवर जूम, ओवर any media, any means of communication. So we have this rich experience, rich expertise with us. That's the best thing, and thank you very much.